सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? यस इंटरस्टार्स, जल्दी से बता दें क्या मेरी ऑडियो वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आप तक पहुंच रही है? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्टली आ रही है तो फटाफट वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। सर कैसे? वीडियो को लाइक करके। फटाफट वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। सुबह हो गई मामू। यस यस यस, ऑल सेट सर, ऑल सेट, वेरी वेरी गुड, ग्रेट। सो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टू दिस अमेजिंग सेशन। अब सर इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, ध्यान से समझना। यहां पे हम कवर करने वाले हैं सीए इंटर ऑडिट MTP1 जैन 26 के नए क्वेश्चंस, यानी जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जो भी इन्होंने नए क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने क्लास में कवर कर रखे हैं, बट जो नए क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, कैसे उनके साथ डील करना है, वो मैं आपके साथ इस सेशन में कवर करूंगा। अब सर जो बच्चे लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है, जो बच्चों ने प्यार से लाइव ज्वाइन किया है, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है फटाफट की आपने क्या करना है, जो भी बातें मैं आपको पूछूंगा, जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपने मुझे चैट बॉक्स में देना है। डील डन? आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। सो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 1 के साथ। यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। अच्छा, ये सर फाइल कहाँ मिलेगी हमें? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल सेट? समझ गए मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज? अरे क्यूटीज जल्दी से बता दो, डन डना डन 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 सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस सिनेरियो 1 के साथ। क्या पहले केस स्टडी पढ़ेंगे या क्वेश्चन? पहले सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। एज पर ऐसे 500, मैं बताऊं ना, इस एमटीपी में ऐसे 500 को जो इज्जत मिली है, उतनी इज्जत मारवाड़ी घरों में दामाद को भी नहीं मिलती, ठीक है। कहता है एज पर ऐसे 500 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ऑडिट एविडेंस। इनमें से बताओ ऑडिट एविडेंस की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। चारों पॉइंट्स मेरे साथ रीड करना, बताना क्या आएगा। ABCD। ओनली द इंफॉर्मेशन इन जनरल लेजर जर्नल एंट्रीज, ओनली द एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसेबल्स, द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय ऑडिटर। सर कौन सी इंफॉर्मेशन? इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, जिन कंक्लूजन पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड होता है। एंड इसमें हम दोनों इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी है और अदर इंफॉर्मेशन में भी है। क्या ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन हो गई? हाँ सर। डी में कहते हैं ओनली वर्कशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स, आंसर इज नो। सो दोस्तों, ऑडिट एविडेंस की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पॉइंट सी में दे रखी है, जिसमें इन्होंने बोल रखा है एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, कंक्लूजन पे ओपिनियन, और इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो आती है, अदर इंफॉर्मेशन भी आती है। तो कहीं ना कहीं सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। इन द सिनेरियो ऑफ प्रीति टेक्सटाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज क्लासिफाइड एज इंफॉर्मेशन कंटेंड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मुझे बताओ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वाली इंफॉर्मेशन क्या होती है सर? जो लेजर में आती है, जो जर्नल एंट्रीज में आती है, जो सब्सिडरी लेजर्स में आती है, जो इनवॉइसेस होते हैं, जो वर्कशीट्स होते हैं, वो सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जाते हैं। अच्छा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर्स, डॉक्यूमेंटेड इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, ये तीनों क्या थे सर? ये थे अदर इंफॉर्मेशन। जल्दी से बताओ, शुभम सर की इतनी तरक्कियों की वो कौन सी गाड़ी ले? BMW। और ये अदर इंफॉर्मेशन को हमने कैसे याद रखा था सर? बोल के MMW। याद है MMW वाली छोटी छोटी क्यूट सी टेक्निक? यस सर, रोहन, पलक, वेरी वेरी गुड। सर MMW का मतलब था मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, दूसरे का मतलब था मैनुअल्स, जिसके अंदर हमने इंटरनल कंट्रोल की बात कर रखी है, एंड W का मतलब था रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर। सर ये तो अदर इंफॉर्मेशन है। हमसे क्या पूछा है? इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी इसमें इनवॉइस और लेजर की बात होगी। इजी पीजी, यस सर। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड बाय CA अरुण falls in the category of other information which authenticates the accounting record? जल्दी से बताओ, अब अदर इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? MMW। क्या जर्नल एंट्री अदर इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। रिटर्न कंफर्मेशन MMW, सर रिटर्न कंफर्मेशन मिल गई, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर। कहीं ना कहीं डेटर से कंफर्मेशन लेके हमको पता चल जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो चीज लिखी है वो सही है या नहीं। सो इट इज द अदर इंफॉर्मेशन विच ऑथेंटिकेट। स्क्रूटिनाइज द वर्कशीट, वर्कशीट भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, और कॉन्ट्रैक्ट्स और इनवॉइसेस भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। सब बच्चों के लिए भैया ढेर सारी
तालियां, सही है, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। सर हम तो बिना केस स्टडी पढ़े क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, यही तो मैजिक है अच्छे से पढ़ने का। अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। When the management of Preeti Textiles requested the auditor to not take confirmation, auditor's most appropriate course of action क्या होगा? मुझे बताओ, अगर मैनेजमेंट ने कहा मैं कंफर्मेशन नहीं लेने दूंगा, तो क्या सुन के वापस आ जाओगे या आप इससे मैनेजमेंट का रीजन पूछोगे? सर रीजन पूछेंगे, फिर रीजन को लेके ऑडिट एविडेंस लेंगे कि क्या रीजन वैलिड है, क्या रीजन रीजनेबल है। ये दोनों चीजें करनी पड़ती हैं। क्या ये बेसिक बातें आपको आती हैं? आती हैं सर। देखो क्या क्या लिखा है, कहता है मैनेजमेंट की बात मान लो विदाउट फर्दर कंसिडरेशन। अरे पागल हो क्या? रिफ्यूज द रिक्वेस्ट एंड क्वालिफाई द रिपोर्ट, फालतू बातें नहीं। इवेलुएट वेदर वैलिड ग्राउंड्स एग्जिस्ट फॉर रिक्वेस्ट, रिकंसिडर। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये चीजें रीजनेबल नहीं होती तो हम क्या कहते हैं सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो यही बात लिखी है, रिकंसिडर द आंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूडिंग द रिलायंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। सर ये सही लग रहा है। डी पॉइंट कहता है प्रोसीड विद द कंफर्मेशन ओनली फॉर डोमेस्टिक, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो सबने एकदम सही जवाब बताया, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट वेरिफिकेशन प्रोसीजर विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट? मोस्ट एप्रोप्रिएट का मतलब है ऑप्शन सारे ही सही लग सकते हैं, बट सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है वो आपने बताना है। फॉर एग्जामिनिंग डायरेक्टर्स फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस, मुझे बताओ फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस के लिए अपने को क्या देखना चाहिए, वो भी डायरेक्टर के। वेरीफाई दैट ऑल द बिल्स रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेवल शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी। बात तो सही है, डायरेक्टर का एक्सपेंस है, बट किसके नाम में होना चाहिए? कंपनी के नाम में। प्लस ये जो ट्रेवल है ये पर्सनल ट्रैवल नहीं, बिजनेस ट्रैवल होनी चाहिए। सर ये बात भी एकदम बढ़िया लग रही है। कहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कोई बात भी नहीं थी, हमने यहाँ पे पीरियड वाली कोई बात करी ही नहीं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो मिल ही जाएंगे, बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसके नाम में होने चाहिए? कंपनी के नाम में होने चाहिए और ऑफिशियल एक्सपेंस होना चाहिए। सो राइट आंसर विल बी ए। जल्दी से बता दो मुझे 5 में से कितने पॉइंट्स, कितने एमसीक्यूज आपके ठीक हो गए? क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स। सर क्या एग्जाम में इतने इजी एमसीक्यू आएंगे? भैया अगर इजी लग रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी पढ़ाई अच्छी है। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल एमसीक्यूज थे। वेरी वेरी गुड, 5 आउट ऑफ 5, शाबाश। अब आ जाओ केस सिनेरियो 2 पे। अगेन केस सिनेरियो 2 इज अ गुड केस सिनेरियो, मजा आएगा। देखो क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन 6, द केस ऑफ डिपार्टमेंट स्पेंडिंग 10 lakhs on the decoration and gifts represent which breach under the principles of financial propriety? देखो डेकोरेशन और गिफ्ट्स के बारे में इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहां है डेकोरेशन और गिफ्ट्स? सर ये रहा। वाइल ऑडिटिंग अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑडिट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है सर। फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंस, ऑडिटर नोटिस कि डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए स्पेंड किए, विच अपीयर्स एक्सेसिव कंसिडरिंग द स्केल ऑफ इवेंट। अब ये कहता है एक्सपेंडिचर इज फॉर अ बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कम्युनिटी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। इट इज मोर देन ओकेजन डिमांड, हाँ सर ये बात लिखी थी, एक्सेसिव है, तो क्योंकि एक्सेसिव है तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्राइमा फेसी मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड। ओन एडवांटेज की कोई बात नहीं करी, रूल ब्रेकिंग की कोई बात नहीं करी, बी आंसर विल बी द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ सर क्वेश्चन 7 पे। चीफ इंजीनियर सैंक्शन ऑफ रिपेयर वर्क वर्थ ₹12 lakh on his personal residential quarter using departmental funds violate which propriety principle? सर ये रेजिडेंशियल वर्क वाला क्या, एक बार समझना। कहता है चीफ इंजीनियर ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इसने सैंक्शन करे 20 लाख रुपए रिपेयर वर्क के लिए। सर किसका रिपेयर हो रहा है? उसके खुद के घर का। यूजिंग द डिपार्टमेंटल फंड्स जस्टिफाइंग इट एज अ ऑफिशियल कन्वीनियंस। मुझे एक बात बताओ, मैं अपने घर पे रिनोवेशन करवा रहा हूं, मैं अपने घर पे टाइलें लगवा रहा हूं, बढ़िया बढ़िया मजेदार चीजें करवा रहा हूं, क्या ये ऑफिशियल खर्चा है या खुद के मजे हैं? सर ये खुद के मजे हैं, पब्लिक का पैसा खुद के लिए यूज हो रहा है। तो यहां पे दिक्कत क्या है सर? यहां पे है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स फॉर पर्सनल एडवांटेज। पॉलिसी की कोई बात हुई नहीं, प्रॉफिट की बात है नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है नहीं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो मैं देख सकता हूं कई बच्चों ने सही आंसर बताया, हिमांशु, अंकिता, इशिता, सोनाली, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 पे।
परचेज ऑफ लग्जरी ऑफिस फर्नीचर। कहता है हमने लग्जरी ऑफिस फर्नीचर खरीदा जबकि एग्जिस्टिंग फर्नीचर यूजेबल कंडीशन में था। आपका फोन सही चल रहा है, फिर भी जैसी अमेजोन पे सेल लगती है आप नया फोन खरीद लेते हो, तो पापा क्या बोलते हैं? पापा कहते हैं हमारा लड़का हमारी लड़की बड़ा फजूल का खर्चा करती है, बड़ा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करती है, पैसे को सही से यूज नहीं करती। तो मुझे एक बात बताओ, एग्जिस्टिंग फर्नीचर होते हुए नया फर्नीचर खरीदा तो ये दिक्कत क्या है? सर ये रेगुलरिटी ऑडिट कंप्लायंस की कोई दिक्कत है कि हमने कोई कंप्लायंस नहीं करी? ऐसी तो बात नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की कोई दिक्कत है? मैंने कहा नहीं। क्या कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल की नीड है ओवर द सबऑर्डिनेट? नहीं। सर द पॉइंट इज प्रूडेंस, प्रूडेंस इन स्पेंडिंग द पब्लिक मनी। आपको पब्लिक का जो पैसा है सोच समझ के खर्चा कर देना चाहिए, फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। वेरी गुड। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 9 पे सारे बच्चे। Spending 3 lakhs on the community welfare donations to a private housing society where several officials reside violates propriety because। मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट सोसाइटी का क्या हुआ एक बार समझाना। कहता है 3 लाख रुपए स्पेंड करे ऑन द कम्युनिटी वेलफेयर डोनेशन टू अ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी इन विच सेवरल ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट रिसाइड साइटिंग पब्लिक रिलेशंस इंप्रूवमेंट। क्या मैं ऐसा बोलूं जो इन्होंने खर्चा किया वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट करने के लिए किया? अरे पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। यहां इन्होंने जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी की मदद करी है तो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज की तो मदद ही नहीं कर रहे। तो यही बात आपको यहां पे पॉइंट आउट करनी है। देखो क्या कहता है, इट इज नॉट सैंक्शनड अंडर रेगुलरिटी ऑडिट, रेगुलेशंस की बात ही नहीं है। इट बेनिफिट्स स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ कम्युनिटी विदाउट पॉलिसी बैकिंग। सर ये सही लग रहा है। कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की लिमिट ब्रीच कर ली, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब कितने एमसीक्यूज करे? 4। जल्दी से बताओ 4 में से कितने बने आपके? हाउ मेनी मार्क्स डिड यू, हाउ मच डिड यू स्कोर इन आउट ऑफ 4? निशित, नुसरत, नंदिनी, कुसुम, गौरव, वेरी गुड। 4 आउट ऑफ 4, कुछ के 3 भी आए हैं। जिन बदमाशों के 3-3 नंबर आए हैं भैया देखो कहाँ तुम्हारा एक एमसीक्यू गलत हो गया, बिकॉज एक एक एमसीक्यू 2-2 नंबर का है। ठीक है, ऐसे मौज मस्ती नहीं करनी, बट वेरी गुड, यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। अब आ जाओ केस सिनेरियो नंबर 3 पे। सर ये तो बहुत ही ईजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। अरे भैया क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, चलो तुमको मैं ऑप्शंस पढ़ाता हूँ, तुम बताना सर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। द रिस्क दैट management intentionally booked the fake expense, risk that auditor incorrectly classifies the expense as capital expenditure, risk that he gives a unmodified opinion जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, एंड लास्ट पॉइंट कहता है रिस्क दैट कॉम्पिटिटर ने केस कर दिया अगेंस्ट द कंपनी फॉर सम लॉस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी सही आंसर कैसे हो गया? ऑप्शन सी सही आंसर क्या हो गया भैया? ऑडिट का मतलब क्या होता है? सर ऑडिट का मतलब है हमको ओपिनियन देना है, तो रिस्क क्या होगा? रॉन्ग ओपिनियन। ओ रॉन्ग ओपिनियन कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए अगर आपने गलत ओपिनियन दे दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, उसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब आ जाओ क्वेश्चन 11 पे। Risk arising from the CEO or CFO performance bonuses, which creates a pressure to overstate the profits, leading to improper capitalization of development expenditure, is an example of risk of material misstatement at which level। कहता है कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट्स हैं अगर ये ज्यादा दिखाएंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारे लोग हैं इनको जो बोनस मिलता है एज अ परसेंटेज वो ज्यादा मिलेगा। तो मुझे बताओ ये जो फ्रॉड है ये कौन सा फ्रॉड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, अजर्शन लेवल? अच्छा ये दो तो होते ही नहीं है, ठीक है, ये दो तो होते ही नहीं है। सबने एकदम सही जवाब दिया ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए क्यों? भैया मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का क्या मतलब होता है? इट इज अफेक्टिंग मैनी आइटम्स, इट इज अफेक्टिंग मैनी अजर्शंस। तो अगर मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? मैं रेवेन्यू को भी ज्यादा दिखा सकता हूं, मैं खर्चों को भी कम दिखा सकता हूं, तो मेरा पूरा पीएनएल अफेक्ट होगा। इट इज अफेक्टिंग मैनी अजर्शंस।
और बताओ सर, इसके अलावा क्या मैं बोल दूं बैलेंस शीट में भी इसका इंपैक्ट जाएगा? अगर मेरे रिजर्व्स, मेरे प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे तो मेरे रिजर्व्स भी ज्यादा जाएंगे। यानी ये सिंगल आइटम को अफेक्ट नहीं कर रहा, इट इज अफेक्टिंग मैनी आइटम्स। तो जब भी कोई ऐसा फ्रॉड होता है विच इज अफेक्टिंग मैनी आइटम्स, इट इज अ फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? पक्का सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 12 पे। द एक्ट ऑफ, अरे भाई ये तो एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी लिखवाया था। द एक्ट ऑफ क्लासिफाइंग द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज इंटेंजिबल एसेट, यानी भाई सिंपल सी बात है, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया तो ये कौन सी मिसस्टेटमेंट है? याद है मिसस्टेटमेंट के 4 एग्जाम्पल होते हैं, शुभम सर ने सिखाए थे। ACPD, क्या ये अमाउंट है? नहीं। क्या ये क्लासिफिकेशन है? हाँ। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर की बात ही नहीं है, इट इज अ क्लासिफिकेशन इशू। सो इट इज अ मिसस्टेटमेंट कंसर्निंग चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और वाइसा वर्सा। तो ये क्लासिफिकेशन का आपका एग्जाम्पल बन जाता है। मस्त मस्त ट्रिक्स तुमने याद कर रखी। अच्छा चलो तुमको एक मस्त बात बताऊं। हाँ सर, ये मिस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन पता है MTP जैन 26 में तो है, साथ ही साथ आपके RTP जैन 26 में भी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो मैंने आरटीपी वाली वीडियो में इसको वापस कंसीडर नहीं किया न्यू क्वेश्चंस में, बट आरटीपी में भी सेम टॉपिक है। मतलब मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स को अच्छे से कवर करके जाना है फॉर योर एग्जाम्स। कितने नंबर बने 3 में से? पार्थ, उमेश, अक्षता, रिदम, जल्दी से बताओ। 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3। वाओ, 3 तिगाड़ा काम बना दिया। जनरली बोलते ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, हमारा तो सर 3 ने काम बना दिया। ग्रेट। अब सर छोटे छोटे एमसीक्यूज कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज कंप्लीट, फिर मुझे बताना 15 में से कितने बने। तो तुम्हारा एमसीक्यू का जो स्कोर है आउट ऑफ 30 अपन निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 13 कहता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट इन दिस सिचुएशन। तो मैं 3 केसेस बताऊंगा, आपको थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने, आपने आंसर बताना है, ठीक है? चलो। CA मीना, वॉशिंग पाउडर मीना, दूध सी सफेदी। CA मीना इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ग्लो लिमिटेड। हर हस्बैंड हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कंपनी एज CFO। वाओ, वाइफ ऑडिट कर रही है, हस्बैंड फाइनेंशियल बना रहा है। वाह वाह देवी जी वाह। मैंने कहा इसमें कौन सा थ्रेट आएगा, जल्दी से बता दो। 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या होते हैं? साफी। साफी का मतलब आई होप सबको पता है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। जल्दी से बताओ, पति तुम्हारे CFO, पत्नी बनी ऑडिटर, कौन सा थ्रेट है? सर ये है फेमिलियरिटी थ्रेट। दिस इज अ फेमिलियरिटी थ्रेट। वेरी गुड। मीना हैज अनड्यू डिपेंडेंस ऑन द फीस। ये कौन सा थ्रेट है? सर ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एंड लास्ट में कहता है जो हमारी मीना है, मीना ये प्रोवाइड कर रही है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। जिसकी मैं ऑडिटर, उसको क्या मैं दे सकती हूं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस? नहीं। जल्दी से बताओ कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन प्रोहिबिट करता है ये सर्विस देना? एंड बाकी ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फटाफट बता दो। सेक्शन 1-। आज तुम्हारी लॉ की भी टेस्टिंग करेंगे थोड़ी थोड़ी। वेरी गुड निराली, खुशी, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मिहिका, रोहन, सबने एकदम सही जवाब दिया। 144 सेक्शन 144 वाली जो सर्विसेज होती है, जिसमें मैं बोलता हूँ बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। उसके बाद सर आप क्या बोलते हो, फाइनेंशियल वाली सर्विसेज, आउटसोर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट सर्विसेज। ना तो ये आप कंपनी को दे सकते हो, ना उसकी होल्डिंग को दे सकते हो, ना उसकी सब्सिडरी को दे सकते हो। सो एज अ ऑडिटर आप ये वाली सर्विसेज ना तो कंपनी को, ना उसकी होल्डिंग को, ना उसकी सब्सिडरी को दे सकते हो। तो सर कौन कौन से थ्रेट हो गए? फेमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू। तो ये आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट और नॉट? बात समझ में आई? यस सर। सर अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फीस इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं है बाबा, इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं है। इंटिमिडेशन थ्रेट पता है क्या होता? अगर मैं अक्षरा के सिर पे गोली रखूं, ठीक है, और अक्षरा को बोलूं रिपोर्ट पे साइन करे, तो अक्षरा डर जाएगी, अक्षरा घबरा जाएगी। तो जब अक्षरा को डेटर किया जाता है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, कोई प्रेशर क्रिएट करके, कोई थ्रेट क्रिएट करके, कोई धमकी देके, वो इंटिमिडेशन थ्रेट होता है। समझ गई अक्षरा?
अब सर कभी नहीं भूलेगी अक्षरा, ठीक है। जब भी बात पैसे की होती है, ठीक है, जब भी बात पैसे की होती है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है, एग्जांपल देता हूं, कोई फीस से रिलेटेड पॉइंट है कि अनड्यू डिपेंडेंस ऑन फीस, या फिर कंटिजेंट फीस की जैसा ओपिनियन दोगे वैसी फीस मिलेगी, या कोई बिजनेस की बात हो रही है, या कोई पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जहां भी पैसे का चक्कर है बाबू भैया, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आएगा, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकली चीजों को ध्यान रखो। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब सर क्वेश्चन 13 हो गया, जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन 14 पे। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड एंगेजमेंट पार्टनर रियलाइजेस कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन इश्यूज विल अराइज। अब क्योंकि इसको पता था कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन आएंगे, तो इसने क्या किया, एक वैल्यूएशन एक्सपर्ट को एंगेज कर लिया फटाफट, टू सपोर्ट द टीम। विच बेनिफिट ऑफ प्लानिंग इज डेमोन्स्ट्रेटेड। मैं चारों बेनिफिट पढ़ूंगा, आप बताओ कौन सा आएगा। कहता है असिस्टिंग इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय अदर्स सच एज एक्सपर्ट। सर ये सही लग रहा है। हेल्पिंग द ऑडिटर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट इफेक्टिवली, ये भी सही लग रहा है, बट एक्सपर्ट वाली बात यहां लिखी है तो ये ज्यादा सही लग रहा है। हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम तो थी, इसने सॉल्यूशन भी ढूंढा, बट स्टिल एक्सपर्ट वाली बात यहां लिखी है, ये ज्यादा सही लग रहा है। एंड डायरेक्शन सुपरविजन की बात नहीं है। सो दोस्तों यहां पे ज्यादा सही क्या लग रहा है, ऑप्शन ए ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन 15 पे, देखते क्वेश्चन 15 का आंसर कौन कौन सही बताता है। कहता है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फैन, पंखा, पंखा प्राइवेट लिमिटेड, ऑडिटर फाइंड्स दैट कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन द लोन रीपेमेंट। हो, क्रेडिटर को भी ये टाइम से नहीं पे कर पा रहे। सर क्या मैं बोल दूं इवेंट और कंडीशन विच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न। यस सर, जल्दी से बताओ कौन सा इवेंट है, क्या ये फाइनेंशियल है, क्या ये ऑपरेटिंग है, या अदर इवेंट है। जल्दी से बताना चैट बॉक्स में। सर इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट, ये एक फाइनेंशियल इवेंट है। ऑडिटर इज हैविंग डाउट्स ओवर द गोइंग कंसर्न, सो मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू मेक द असेसमेंट। मैनेजमेंट कहती है गोइंग कंसर्न की मैं असेसमेंट करूंगी ही नहीं। ऑडिटर को इस वजह से एविडेंस नहीं मिला। तो जब ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलता तो कौन से दो ओपिनियन पॉसिबल हैं, शुभम सर ने सिखाया था क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऐसे 705 में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, या तो आप क्वालिफाइड या फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इस केस में दे सकते हो। क्लियर है बॉस, यस सर। सो दोस्तों यहां आपके एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। 15 आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज डन 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 डन। सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमने क्लास में प्रैक्टिस कर रखे थे, कवर कर रखे थे। अब एक अच्छी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, मजा आ भी गयो। क्विकली लर्न विथ फन। वाह सर, 30 आउट ऑफ 30। आज मैंने एक बच्चे का पेपर देखा जिसने एमटीपी लिखा था, उसके भी 30 आउट ऑफ 30 आए थे। सो अगर आप इस एमसीक्यू में 24 एंड अबव स्कोर कर रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत ही शानदार नंबर है, बहुत ही मज़ेदार नंबर है, मज़ा आ भी गयो सर, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सर आ जाओ सारे बच्चे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पानी के दो दो घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में रेडी। सर डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं, अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो मैं तुमको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। कितने क्वेश्चंस हैं सर, 13 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 13 क्वेश्चंस हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे मेरे साथ पार्टिसिपेट करते हो और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल मजेदार हैं, मजा आएगा। बी रेडी। ऑसम। वंदना, उमेशिफा, कशिश, मिहिका 700 की वीडियो मैंने आज डाल दी, 701 705 भी मैं डाल दूंगा अलग से, डोंट वरी। चलो रेडी सर, ग्रेट। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 पढ़ेंगे। अब सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करना, कोई बदमाशी नहीं करेगा, ठीक है। जो जो बच्चा अच्छे से मेरी सारी बातें सुनेगा ना, उसको एग्जाम में सब याद आएगा, ठीक है। अब भैया एग्जाम का सवाल है, अच्छे से मेरी बातें सुननी है, जहां मैं सवाल पूछूं चैट बॉक्स में जवाब देना। ऑल राइट सर, एकदम अच्छे से मन लाकर पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस where a professional accountant can depart from the specific procedure prescribed in standards and describe the documentation and reporting obligations when such departure। भैया आपसे 3 सवाल पूछे हैं छोटे से सवाल में। सर पहला सवाल तो पूछा है कौन से सर्कमस्टेंसेज है जहां पे आप डिपार्ट कर सकते हो फ्रॉम प्रोसीजर।
अगर आपने डिपार्ट किया तो बताओ क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और क्या रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन होगी। 3 सवाल। तो मुझे सारे बच्चे एक बात बताओ, मान लो मैनेजमेंट मुझे, मान लो ऐसे 505 का एग्जांपल लेता हूं, मैनेजमेंट मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजने देती, तो क्या मैं गिव अप कर देता हूं या मैं कुछ और करता हूं? सर आप करते हो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। अच्छा, इसी तरह ऐसे 501 में मान लो मैनेजमेंट मुझे फिजिकल काउंट अटेंड नहीं करने देती इन्वेंट्री का, तो क्या मैं गिव अप कर देता हूं या मैं कुछ और करता हूं? सर अगेन आप करते हो ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। यानी दोस्तों, कई बार जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड में लिखा है वो प्रैक्टिकल नहीं होता फॉलो करना, तो उस प्रोसीजर की जगह हम जो कुछ और करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट प्रोसीजर। तो इसी के बारे में आपने यहां पे लिखना है कि सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है कि जो स्टैंडर्ड में लिखा है चुपचाप उसको फॉलो करो। बट सर कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब एक स्पेसिफिक प्रोसीजर उतना इफेक्टिव नहीं होता या हम उस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ऐसे केस में आप डॉक्यूमेंट करोगे हाउ द ऑल्टरनेट प्रोसीजर वॉज परफॉर्म्ड। ठीक है सर। एंड ऑल्टरनेट करने के पीछे जो रीजन था ना वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, यानी द रीजन फॉर डिपार्चर इज ऑल्सो टू बी डॉक्यूमेंटेड। एंड सर ये आपने डॉक्यूमेंट तो कर लिया, इसके बारे में रिपोर्ट में भी लिख दो, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी लिख दो, यानी रिपोर्ट शुड ऑल्सो ड्रॉ अटेंशन टू सच डिपार्चर। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सर क्या 3 बातें हैं? ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, रीजन फॉर परफॉर्मिंग द ऑल्टरनेट प्रोसीजर, एंड इसके बारे में रिपोर्ट में लिख दो। तो ये हमने क्लास में कैसे किया था कि सर जब भी हम मेन प्रोसीजर नहीं कर पाते, ऑल्टरनेट करना पड़ता है, तो हमको कंटाला आता है, हमको मन नहीं करता, तो हम बड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जब चिड़चिड़े हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे रे रे। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, चिड़चिड़े हो गए तो क्या बोलेंगे? अरे रे रे। सर ये अरे रे रे का क्या मतलब है? ए फॉर ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म, आर ई का मतलब है रीजन फॉर परफॉर्मिंग द ऑल्टरनेट प्रोसीजर, एंड आर ई का मतलब है रिपोर्ट शुड ड्रॉ द अटेंशन टू सच डिपार्चर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में कवर करा रखा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, जितना मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 5 था। नंबरिंग शो हो सकता है अलग गलत हो, बट आप ऐसा मान लो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का, उसमें ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। डील डन, इजी था। हाँ सर। तो यही बात इन्होंने लिखी कि डॉक्यूमेंट कर दो ऑल्टरनेट प्रोसीजर, रीजन फॉर डिपार्चर एंड रिपोर्ट कर दो। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, मजा आएगा, साथ में एंजॉय करेंगे। ठीक है सर। कहता है एज पर एसक्यूसी 1 इन्होंने क्या किया, फर्म के पास एक सिस्टम होना चाहिए ऑफ क्वालिटी कंट्रोल जिसमें आएंगी पॉलिसीज प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच एलिमेंट। कहता है एसक्यूसी 1 में हमें क्या चाहिए? सर हमें सिस्टम चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का, जिसमें आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए हर एलिमेंट को लेके। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल कहता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग दीज क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज टू द फर्म पर्सोनल। 2 सवाल इन्होंने पूछे। तो सबसे पहले सर अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं ना, जो जो टॉपिक्स एसक्यूसी 1 में पढ़ाए हैं वही के वही टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं। देखो सारे टॉपिक्स, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबल कौन है? लीडर, जो फर्म का सीईओ है, मैनेजिंग पार्टनर है। हमारे अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई होनी चाहिए। एथिकल रिक्वायरमेंट्स यानी वो क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले हम याद है सेकी देखते थे, हाँ वो वाला पॉइंट। फिर काम कौन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के बाद इंगेजमेंट, परफॉर्मेंस की बात करते थे, आखिरी में मॉनिटरिंग। ये सारे के सारे हेडिंग्स आपने याद रखनी है। अब सर इन हेडिंग्स को कैसे याद रखना है? बड़ा सिंपल है, एक लाइन लिखवा रहा हूं, अपनी नोटबुक में लिख लो। हाँ पहले बताओ हम कैसा लीडर एक्सेप्ट करेंगे? तो बोलो हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेंगे। सो राइट विद मी, हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेंगे। और ये लीडर क्या करेगा? हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेंगे जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। आहा, जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। यहां आपके सारे के सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए। हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेगा? जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। एथिकल से आ गया एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
लीडर से आ गया लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। एक्सेप्ट करेंगे यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। ह्यूमन एंगेजमेंट का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और मॉनिटर का क्या मतलब है सर? मॉनिटर का मतलब है मॉनिटरिंग। तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स डन डना डन डन। फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो डन डना डन डन अगर आपने इस पॉइंट को लिख लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम, हमारा लीडर कैसा हो? एथिकल लीडर हो। हम एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेंगे जो ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे। लास्ट टाइम क्या क्या हो गए सर? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। एक्सेप्ट करेंगे यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। ह्यूमन एंगेजमेंट को मॉनिटर करे यानी ह्यूमन रिसोर्सेज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। ऑल द पॉइंट्स डन? यस सर। अब सर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां पे तो मान लो आपको 4 नंबर तो मिल गए, ठीक है, 5 में से 3 से 4 नंबर तो यहां मिल गए। 1-2 नंबर के लिए बोलते हैं कि बताओ इंपॉर्टेंस क्या है कि इन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज को हम फर्म पर्सोनल को बताएं। आप मुझे बताओ, जब तक मैं फर्म पर्सोनल को नहीं बताऊंगा कि तुमको इंडिपेंडेंट रहना है, क्या उनको सपना आएगा? नहीं सर। यानी जो भी आपने पॉलिसीज बना रखी हैं, इंडिपेंडेंस की, क्लाइंट एक्सेप्टेंस की, कंटिन्यूएंस की, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, उनको फर्म के लोगों को तो बताओ। एंड सर इनको बताने का क्या फायदा है? ये लोग फॉलो करेंगे। प्लस अगर आपकी पॉलिसी में इनको कोई कमी पेशी दिखती है, कोई कमी दिखती है, तो ये आपको फीडबैक देके उस पॉलिसी को इंप्रूव करा सकते हैं। तो यही बात यहां लिखी है, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देखो क्या कहता है। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड। अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो ये लोग आपको फीडबैक देंगे। फीडबैक देंगे यानी यू आर इंकरेजिंग योर पीपल टू कम्युनिकेट देयर व्यूज एंड कंसर्न्स ऑन द क्वालिटी कंट्रोल मैटर। तो बस ये लाइन आपने समझ के चलनी है। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। क्या फायदा है कम्युनिकेट करने का? कि सामने वाला भी अपना फीडबैक देगा, सामने वाला भी ओपनली कम्युनिकेट कर पाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। यस सर, डन डनाडन डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पानी के 2-2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे रेडी। आ जाओ। सर स्मॉल कंपनी की अमेंडमेंट क्या जैन 26 के लिए एप्लीकेबल है? जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जो आपको मुझे करवाना होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, ठीक है? जो एप्लीकेबल है वो तो करना नहीं है, जो एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए हर जगह पूछते रहो ये मेरे लिए एप्लीकेबल होगा क्या, वो मेरे लिए एप्लीकेबल होगा क्या। ये जो एप्लीकेबल है ना, इस पे फोकस करो पहले। चलो सर, अब आ जाओ क्वेश्चन 3। अगेन ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बट एक बार वापस रिवाइज कर लेंगे थ्रू दिस क्वेश्चन। देखो क्या कहता है। रीड द क्वेश्चन पार्ट विद मी। आइडेंटिफाई द 3 मेन प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज। ओ माय गॉड, कहता है 3 मेन प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज कौन है जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। Regarding the continuance of the client, list the 3 matters that you should consider continuing the engagement with the company. मुझे एक बात बताओ, ये टॉपिक हमने क्या क्लास के साथ किया था? हाँ। अगर आप अपने बोर्ड नोट्स पे देखोगे चैप्टर नंबर 2 के, तो ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे कि प्लानिंग में 2 एलिमेंट्स आते हैं। प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। सबसे पहले आती है पिया। पिया यानी प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज, जो आप पहले करते हो, स्टार्टिंग में करते हो, जिसमें मैंने कहा था 2 पॉइंट्स ऐसे 220 के आएंगे और एक ऐसे 210 का। ऐसे 220 के 2 पॉइंट्स क्या आते हैं? सबसे पहले प्रोसीजर फॉर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट कंटिन्यूएंस, यानी कोई भी क्लाइंट को एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले हम क्या देखते हैं? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताओ, क्लाइंट एक्सेप्ट कंटिन्यू करने से पहले क्या देखते हैं? मैं थोड़ा म्यूजिक देता हूं, एक बार और। वेरी गुड अरुण, और बाकी बदमाश भी जल्दी से बताएं। रक्षा, अक्षरा, सारी लड़कियां ही सही जवाब दे रही हैं। हर्षित भी आ गया, नुसरत, किशन। सर हम देखते हैं सेकी।
मालिक सेकी का क्या मतलब था? SQC 1 ऐसे 220 में पढ़ाया था कि सबसे पहले जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर एंगेजमेंट में, इनको देख लो। ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, यानी क्या मैं, मेरी फर्म और मेरी टीम एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगी। सी का मतलब था एथिक्स के साथ काम आना भी चाहिए, यानी CCTR, क्या हमारे पास कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है, टाइम है, रिसोर्सेज है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। अब सर ये तो हमारी बातें हो गई। आई फॉर इंटीग्रिटी, यानी जो भी क्लाइंट और उसके बदमाश हैं, उसके ओनर्स, मैनेजमेंट और TCWG, क्या इनके अंदर इंटीग्रिटी है या नहीं। तो जो भी क्लाइंट आप एक्सेप्ट और कंटिन्यू करोगे उससे पहले आप देखोगे सेकी। ठीक है सर। उसके बाद सेकी का सेकंड पॉइंट क्या था? E, ethical requirement. So evaluating the compliance with ethical requirement including independence, ये इसका भी सेकंड पॉइंट बन गया। तो 2 पॉइंट तो 220 वाले हो गए। 210 में हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सो अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर SA 210। तो ये 3 पॉइंट्स क्या हो गए? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, यानी जो एक्टिविटीज आप स्टार्टिंग में करते हो। अब सर इन्होंने आपसे दूसरा सवाल यही पूछा है, पहले तो ये 3 पॉइंट्स आपने लिख दिए, शाबाश। अगला सवाल पूछा है क्लाइंट कंटिन्यू और एक्सेप्ट करने से पहले 3 मैटर क्या देखोगे? सर हमको तो 4 आते हैं। इन्होंने यहां पे 3 मैटर्स लिख दिए। देखो क्या सेकी वाले 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं? सबसे पहले सिग्निफिकेंट मैटर्स, सो इंप्लीकेशन ऑफ द मैटर्स इन करंट और प्रीवियस ईयर ऑडिट एंगेजमेंट। ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, वो यहां पे ऑलरेडी आ गया तो उसको इग्नोर कर दो, जैसे वो हमको करती है। ठीक है सर। फिर आ गया CCTR, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज ऑफ एंगेजमेंट टीम। एंड आई फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट्स, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। क्या आपके सारे पॉइंट्स यहां पे मैच हो गए? जल्दी से चैट बॉक्स में डन डन आ डन डन, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सर हम एक्स्ट्रा लिख देंगे तो नंबर कटेंगे? नहीं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। अच्छा एक बात और, मजेदार बात बताऊं सर? जल्दी से, 20 रुपए दोगे तो एक मजे की बात बताऊंगा। हाँ सर बताओ। ठीक है। यही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी आपका पूछा गया है RTP Jan 26 में। ओ माय गॉड। सो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं जो MTP में आया और जो मुझे लगता है कि चैप्टर 2 में ऐसे पूछ सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, जिसमें हम बोलते हैं ना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर प्रोसीजर्स, वो वाला टॉपिक भी आपने अच्छे से करके चलना है। क्लियर है बॉस? यस सर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट मेरे साथ। सर इतना बड़ा क्वेश्चन, सारे बच्चे पहले तो बोर्ड चैट बॉक्स पे लिखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, ओए होए होए। पहले घबरा लो जितना घबराना है, इस क्वेश्चन को देख के जितना घबराना है ना साथ में घबरा लो। हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा? उफ। आ जाओ बताता हूं कैसे होगा। सिर्फ लास्ट की 2 लाइनें पढ़ो, तुमको मजा आएगा। कहता है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस शुड अ ऑडिटर डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू गेट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। यानी हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करना चाहिए? ठीक है। व्हेन शुड अ ऑडिटर परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पहला सवाल। सवाल नंबर 2, डिस्कस द टाइप एंड लेवल ऑफ ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट द ऑडिटर्स कंक्लूजन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ऑल्सो एक्सप्लेन द लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या लेवल ऑफ अश्योरेंस आपको चाहिए रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन दिस सिचुएशन। सर सिचुएशन क्या है, एक बार आ जाओ, क्विक रीड ले लेते हैं क्वेश्चन की। रमन एंड सुमन CAs आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ संतोष बैंक लिमिटेड. Bank uses a centralized core banking system for processing all the transactions like deposits, withdrawal, interest calculation, and loan repayments. Auditor identify a risk of material misstatement in the interest income customer deposit and conclude कि भैया सब्सटेंटिव प्रोसीजर से तो हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलने वाला क्योंकि ये सारी चीजें ऑटोमेटेड है। Therefore, they plan to rely on the operating effectiveness of controls जो भी इनके कोर बैंकिंग सिस्टम में। भैया गेम समझना, मैं जब टेस्टिंग करने जाता हूं तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा साथ ही साथ, या फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब अगर सब्सटेंटिव से मुझे एविडेंस नहीं मिल रहा तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अगर आप अपने क्लास नोट्स भी देखोगे मैंने आपको यही बात लिखवाई थी, सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स
कब करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है, इसका आंसर आपके बाकी दो प्रोसीजर में छुपा है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पहले वाला प्रोसीजर क्या होता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है सर। तो जब आप रिस्क असेस कर रहे थे और आपने अगर कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना, व्हेन यू वर असेसिंग द रिस्क, अगर आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना तो आपको कंट्रोल्स टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये कहता है अगर ऑडिटर की असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल इंक्लूड्स एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल जो हमने क्लास में एग्जांपल लिया था, याद है उसमें कंट्रोल रिस्क कितनी थी सर, कंट्रोल रिस्क 25% थी, यानी आपने माना दैट कंट्रोल्स आर 75% इफेक्टिव। यस सर। तो जब आपने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। इन पे रिलाय करने से पहले आपको इन पे टेस्ट करना पड़ेगा कि कंट्रोल्स एक्चुअल में इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है सर। दूसरी चीज, इसका आंसर दूसरे प्रोसीजर में छुपा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं दे रहे तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इसका रट्टा मत लगाना, लॉजिकली आंसर फ्रेम करना कि मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करूं, क्योंकि रिस्क असेस करते वक्त मैंने कंट्रोल्स को इफेक्टिव माना था, तो चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में इफेक्टिव है या नहीं। एंड दूसरा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, ये पॉइंट हमारे क्वेश्चन में भी था, तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या ये बेसिक सी बात समझ में आई और क्लियर हुई चीजें? यस सर। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। तो पहला आंसर तो हम सबको मिल गया, एक बार आ जाओ बोर्ड पे भी देख लो। हम ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं क्योंकि जब भी आपको रिलाय करना होता है ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल व्हेन असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आपको टीओसी करना है। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कांट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ड्यू टू द हाई वॉल्यूम एंड ऑटोमेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आई होप द फर्स्ट आंसर इज क्लियर। डील डन? डन सर। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, कहता है टाइप एंड लेवल ऑफ एविडेंस। कैसा एविडेंस आपको चाहिए? अगर मैं कंट्रोल्स पे रिलाय करना चाहता हूं तो क्या मुझे मोर परसुएसिव एविडेंस चाहिए या लेस परसुएसिव एविडेंस? फटाफट चैट बॉक्स में बता दो, क्विकली टेल मी इन द चैट बॉक्स। मोर परसुएसिव एविडेंस या लेस परसुएसिव एविडेंस? थोड़ा फील लेके बताना तो मजा आएगा। सर हमको चाहिए मोर परसुएसिव एविडेंस। वेरी वेरी गुड, यही बात मैंने क्लास में लिखवाई थी। जितना कंट्रोल पे रिलाय करोगे उतना परसुएसिव एविडेंस लेना पड़ेगा। सो दोस्तों आईसीआई ने भी ये लिखा दैट यू नीड टू ऑब्टेन मोर परसुएसिव एविडेंस मोर यू रिलाय ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। इजी पीजी, इजी सर। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाओ, लेवल ऑफ अश्योरेंस। तुमको अब कंट्रोल्स पे कैसी लेवल ऑफ अश्योरेंस चाहिए, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस या लो लेवल ऑफ अश्योरेंस? फिर से फील लेके, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस या लो लेवल ऑफ अश्योरेंस? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, चीटिंग नहीं करनी। ए हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है सर, ऑडिट में तो एग्जामिशन लाएंगे। मैंने कहा सबने एकदम सही जवाब दिया, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो बस यही बात लिख दो क्वेश्चन के साथ कि हमको हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए जब भी हमको चाहिए एविडेंस रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। तो यही बात आईसीआई ने लिखी है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए जब भी आपकी अप्रोच है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी सब्सटेंटिव से एविडेंस नहीं मिल रहा। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 4 करके मजा आया? मित्रों जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन 4 करके मजा आ गया? एंड पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 5। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले कहता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अबव कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस के बारे में आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो आ जाओ सबसे पहले इसी की बात करते हैं कि क्या हमने रेलिवेंस ऑफ एविडेंस के बारे में क्लास में कुछ पढ़ा था? आंसर इज यस। प्लीज बोर्ड पे फोकस करना, रिवाइज करा रहा हूं। जब भी हम ऑडिट एविडेंस लेते हैं तो कैसा होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यानी इसके अंदर सफिशिएंसी भी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस भी। एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब होता है, क्वालिटी। अब सर क्वालिटी 2 एलिमेंट्स के थ्रू बना हुआ है, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। अभी रिलायबिलिटी की बात नहीं कर रहे, रेलिवेंस की बात कर रहे हैं। रेलिवेंस का क्या मतलब था सर? रेलिवेंस का मतलब है लॉजिकल कनेक्शन। लॉजिकल कनेक्शन किसके बीच में?
आपका जो ऑडिट प्रोसीजर का पर्पस है और जो अजर्शन आप टेस्ट कर रहे हो ये लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। यानी जैसी अजर्शन वैसा प्रोसीजर, जैसी आपकी अजर्शन वैसा आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर मुझे चेक करनी है, सबसे पहले पॉइंट 2 कवर करते हैं। अगर मुझे चेक करना है ओवर स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रेडिटर, एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि क्रेडिटर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कहीं नकली क्रेडिटर तो नहीं है। या मुझे टेस्ट करना है ओवर स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्रेडिटर, कि कहीं क्रेडिटर की वैल्यू तो गलत नहीं दिखा रखी। अगर मुझे ये अजर्शंस चेक करनी है तो मुझे बताओ मैं क्या चीजें टेस्ट कर सकता हूं। सर, अगर आपको लगता है कि 5 क्रेडिटर हैं और ये ओवर स्टेटेड है, मतलब इन पांचों में गलती है, इन पांचों में गलती होगी तभी तो ओवर स्टेटेड होगा ना, कि ये ज्यादा दिखा रखे हैं, तो आप पांचों को चेक कर लो। यानी जो एंटिटी के रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, आप रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स चेक कर लो। बात समझ में आई सर? सर, अगर मुझे लग रहा है ये चीजें अंडरस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड का क्या मतलब है, 5 तो दिखा रखे हैं, कोई छठा भी है, कोई छठा भी है। तो अगर आपको अंडरस्टेटेड चेक करने तो रिकॉर्डेड चेक करोगे या इसके अलावा कुछ और चेक करोगे? सर, अगर अंडरस्टेटेड चेक करना है तो रिकॉर्डेड नहीं चेक करेंगे, हमें छठा क्रेडिटर ढूंढना है, कुछ और करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अगर आपको लगता है कोई मिस आउट हो गया, कोई छठा क्रेडिटर ढूंढना है, तो ये कैसे पता चलेगा? सर, बड़ा सिंपल है। ये क्रेडिटर कौन सी डेट का है? 31 मार्च का। हाँ, तो इसको हम पैसा कब पे करेंगे? सर, आने वाले महीनों में, या तो अप्रैल में या मई में या जून में। तो इनके जो बैंक स्टेटमेंट्स है ना, आप ये बैंक स्टेटमेंट देख लो, जो भी सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट हुई है यहां पे आपको क्रेडिटर मिल जाएगा। तो ये कहता है कि अगर आपको अंडर स्टेटमेंट देखनी है तो यू शुड चेक द सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स, यू शुड चेक द अनपेड इनवॉइसेस, कि कौन कौन से इनवॉइसेस है जिनकी पेमेंट नहीं हुई। यहां आपको छुपे हुए क्रेडिटर्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई सर? तो अगर आपको लग रहा है ये 5 ज्यादा है तो इन्हीं को चेक कर लो, यानी चेक द रिकॉर्डेड क्रेडिटर। अगर आपको लग रहा है इन 5 के अलावा कोई और है तो फिर आपको सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट और अनपेड इनवॉइसेस देखने पड़ेंगे। यही बात आईसीआई ने भी लिखी है। आ जाओ सारे बच्चे, एक बार आंसर रीड करो, मजा आएगा। रेलिवेंस का मतलब है लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द ऑडिट प्रोसीजर एंड असर्शन टेस्टेड। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, समीर एंड कंपनी are doing the audit of ABC Limited for year ended 31st March 25. While testing the creditors, audit team decided to examine the recorded balances. इन्होंने recorded balances check करे to verify the existence and valuation. However, engagement partner pointed this is not sufficient to detect the possible understatement of payable. कह रहा है अगर आप रिकॉर्डेड चेक कर रहे हो तो इससे आप अंडर स्टेटमेंट चेक नहीं कर पाओगे। सो ही एडवाइज द टीम टू टेस्ट सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट, अनपेड इनवॉइस एंड सप्लायर स्टेटमेंट। तो क्या पार्टनर ने सही बोला? आंसर इज यस, पार्टनर ने एकदम सही बोला। तो यही बात है, अगर आप टेस्ट कर रहे हो रिकॉर्डेड पेबल तो उससे आप वेरीफाई कर पाओगे ओवर स्टेटमेंट। अगर आपको अंडर स्टेटमेंट पकड़नी है तो आपको सब्सिक्वेंट डिसबर्समेंट्स वगैरह देखनी चाहिए, यानी जो पार्टनर बोल रहा है वो सही है। क्या फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है? लॉजिकल? अरे बाबा लॉजिकल, यस सर। अब आ जाओ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। बताओ व्हाई द ऑडिटर शुड कंसिडर बोथ रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। हम कोई एक ही एविडेंस क्यों नहीं ले लेते? कि हम ऐसा क्यों नहीं करते हम सिर्फ रेलिवेंट एविडेंस ले ले, रिलायबल ना ले? हम ऐसा क्यों नहीं करते हम रिलायबल एविडेंस ले ले, रेलिवेंट ना ले? सर, दोनों लेना जरूरी है, कहीं ना कहीं दोनों को लेना जरूरी है। अगर एविडेंस रेलिवेंट और रिलायबल होगा तभी आपका एविडेंस एप्रोप्रिएट है, तभी इसके अंदर क्वालिटी है। क्या ये बात समझ में आई सर? अब इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है? कुछ नहीं करना, दोनों की डेफिनेशंस लिख दो। रेलिवेंस की डेफिनेशन मैंने अभी आपको रिवाइज कराई। रेलिवेंस का मतलब है इट इज लॉजिकली रिलेटेड टू द असर्शन। रिलायबिलिटी का मतलब है आई कैन ट्रस्ट द एविडेंस। याद है 3 फैक्टर्स बताए थे कि रिलायबिलिटी किन पे डिपेंड करती है? नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस। यस सर। तो आप बोलो रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस। कहीं ना कहीं अगर दोनों एविडेंस होंगे रेलिवेंट और रिलायबल, तभी हम सही अपना ओपिनियन बना पाएंगे। देन ओनली विल बी एबल टू फ्रेम अ प्रॉपर ओपिनियन। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना इस क्वेश्चन में सर क्या था,
इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे सबसे पहले बोलता है कि बताओ रेलिवेंस का क्या मतलब होता है, आप बता दो। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द ऑडिट प्रोसीजर एंड द अजर्शन, जैसी अजर्शन वैसा प्रोसीजर। फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में लिखवाया था ना, यही एग्जाम्पल इन्होंने क्वेश्चन में भी लिख के दिया है, उसको कॉपी कर दो। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है सर। दूसरा पार्ट कहता है क्या दोनों एविडेंस लेने जरूरी है? हाँ, क्योंकि दोनों को मिला के क्वालिटी आती है, दोनों से अप्रोप्रिएटनेस आती है, तो दोनों एविडेंस लेने जरूरी है। अब दोनों का मतलब बता दो और आपका आंसर कंप्लीट। अगर ये आंसर क्लियर है, फटाफट चैट बॉक्स में डन डना डन डन, देन वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। मैंने कहा था ना ऐसे 500 को बहुत इज्जत दी है, एमसीक्यूज में ऐसे 500 था। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसे 500 का भी कराया। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन ऐसे 500 का मैं कराने जा रहा हूं। गेट रेडी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। चलो सर, अब आ जाओ क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, ऐसे 500। देखो क्या कहता है। एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर obtains sufficient and appropriate evidence to form the opinion on financial statement। अच्छा, बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू, इस तरह का क्वेश्चन पता है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। सर ऐसा क्यों? पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एंड जो थ्योरी भी लिखी है ना, कोई खास लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। यानी जो आईसीआई के मन में आया, जो इन्होंने स्टडी मटेरियल में देख रखा था, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सर इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कैसे इस आंसर को अप्रोच करना है, लॉजिकली समझते हैं। देखो, जब एग्जाम में आपके पास मान लो ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, तो मुझे बताओ आप कैसे क्या बात करोगे? सर हम सफिशिएंसी को एक्सप्लेन करेंगे, हम अप्रोप्रिएटनेस को एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हाउ के बारे में पूछा कि एविडेंस कैसे मिलता है, तो चलो आपने मान लो ऑडिट प्रोसीजर के बारे में भी बता दिया कि कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर होते हैं। सर एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रोसीजर जो आपने हमको सिखाई थी सर, ये वाली थी एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस। इतना ही लिख पाओगे ना कि सफिशिएंसी एक्सप्लेन कर दिया, अप्रोप्रिएटनेस एक्सप्लेन कर दी, और टाइप्स ऑफ प्रोसीजर बता दिए, इससे एविडेंस मिलता है। बट भैया इन्होंने ना इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है, आ जाओ समझते हैं, तुमको गेम समझ आएगी, और फिर मैं दिखाऊंगा कि हमने नोट्स में कैसे कवर कर रखा था इसको। देखो क्या कहता है। कहता है आपको परफॉर्म करने प्रोसीजर टू गेट द एविडेंस। चलो सर, ये बात तो सही है। अब एविडेंस के बेसिस पे क्या होता है, एविडेंस के बेसिस पे आप अपना ओपिनियन बनाते हो, रिपोर्ट देते हो। यहां तो सर यही बात, वही बात है जो क्वेश्चन में लिखी थी, वो इन्होंने आंसर में लिखी। अब एक बात समझना, जो भी एविडेंस आप इकट्ठा करते हो दैट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर। यानी आपने मान लो एक इनवॉइस कलेक्ट किया, कोई एग्रीमेंट कलेक्ट किया, तो ये सब आपके एड ऑन होते जाते हैं और एविडेंस बनता जाते हैं। और ये एविडेंस मिलता कैसे? सेम चीज वापस लिख दी, फ्रॉम द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब सर एविडेंस में क्या क्या आता है, ये इन्होंने यहां पे बताया है। इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक प्रीवियस ऑडिट, पिछली बार का जो एविडेंस है वो भी इस बार का एविडेंस बन सकता है। इट कैन बी फ्रॉम सोर्सेज इनसाइड द एंटिटी, आउटसाइड द एंटिटी। इवन एंटिटी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है यहां से भी एविडेंस मिल सकता है। प्लस अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज कर रहे हो तो यहां से भी एविडेंस मिल सकता है। प्लस आपका जो एविडेंस है वो आपकी अजर्शन को सपोर्ट भी कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। कई बार अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती, एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, इस तरह की चीज को भी ऑडिटर यूज कर लेता है, तो ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। सर इसका कोई सिर और पैर है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा, इसका कोई सिर पैर नहीं है। जो जो पॉइंट इनके मन में आ रहे थे वो पॉइंट इन्होंने लिखे। अगर आप अपनी बुक पे जाओगे, ठीक है, अगर आप अपनी बुक पे जाओगे और उसमें हेडिंग देखोगे सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस, यही सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखो क्या कहता है, परफॉर्म द प्रोसीजर टू गेट द एविडेंस, एविडेंस के बेसिस पे ओपिनियन रिपोर्ट, इसमें प्रीवियस ऑडिट का भी एविडेंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स भी है, वो इंफॉर्मेशन भी है जो सपोर्ट करती है, वो भी है जो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अच्छा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो भी एविडेंस है। यानी सर कुछ भी। ठीक है, सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, कुछ भी। तो मतलब सर हमें क्या करना है ना, हमें एक छोटे बच्चे की तरह सबसे पहले बोलना है इट्स ओके। ठीक है,
ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सा नशा करके क्वेश्चन और आंसर इन्होंने बनाया, बट ठीक है, लेट इट बी। अपन ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे, अपन इनको बोलेंगे चलो इट्स ओके। अब सर इसके साथ डील कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। जैसे इन्होंने कुछ भी लिखा है ना, अपन भी कुछ भी लिखाएंगे। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले लॉजिकली लिखना है कि सबसे पहले हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ताकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले। ठीक है सर। अब एविडेंस के बेसिस पे ओपिनियन और रिपोर्ट। अब सर एक पॉइंट बताऊं, इन्होंने ना ऑडिट प्रोसीजर के नाम लिखे हैं, बट जहां लिखने चाहिए थे वहां प्रोसीजर के नाम नहीं लिखे, आखिरी में लिखे। देखो प्रोसीजर के नाम कहां लिखे हैं, देखो मजा आएगा तुमको। वो AEIOU वाले प्रोसीजर देखो जल्दी से। AEIOU एनालिटिकल प्रोसीजर, E फॉर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I फॉर इंस्पेक्शन इंक्वायरी, O फॉर ऑब्जर्वेशन, U फॉर रिकैलकुलेशन। ये सारे प्रोसीजर के नाम यहां लिख दिए। अब इसके बाद आप क्या करो, एक बार बस इस आंसर की रीडिंग ले लो। ठीक है, रीड लेके आपको जो भी 3-4 पॉइंट दिमाग में आते हैं वो आप अपने आप यहां पे लिख देना। ठीक है सर। एंड आखिरी में इन्होंने कुछ नहीं करा, बस इतना बोला है कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस अगर आपको मिलेगा तो आपको मिलेगी रीजनेबल अश्योरेंस। क्या लॉजिक है इस बात का, मुझे नहीं पता, इन्होंने यहां लिख दिया। ठीक है सर। फिर उसके बाद कहता है ऐसे 330 बोलता है आप चेक करो आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं। और सर यहां तो इन्होंने हद ही कर दी। देखो ऐसे 200 के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। भैया ये क्या होते थे, जल्दी से बताना ये कौन सी हेडिंग है, जल्दी से बताना ये कौन सी हेडिंग है। देखते कौन कौन बच्चा चैप्टर 1 पढ़ के आया है। आइला सर ये तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, भाई कुछ भी पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है, नशा करता है यार। तेरा यूं ही क्वेश्चन बना देता है और क्वेश्चन में कुछ भी पटक देता है भाई साहब। मतलब मैं वो पाकिस्तान की मीम आती है ना, मारो मुझे मारो, नहीं मारो मुझे मारो, नहीं क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो भाई मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, आप इस आंसर को 2 बार 3 बार रीड कर जाना और याद रखना जो जो इन्होंने थोड़ा थोड़ा यहां पे पागलपन किया है वही आपने यहां पे रेप्लिकेट करके चलना है। ठीक है, ओके सर, गॉट इट। कह रहे सर इनको 0 मार्क्स दे दो, भाई मैं क्या दूं यार इनको, भगवान ही दे सकते हैं इनको सद्बुद्धि, दैट इज द ओनली वे। चलो सर। रचना कहती है सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा। रचना आपको क्या, किसी को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मत करना। देवी जी सुनो ना, देवी जी, बाकी जो आसान आसान इजी इजी क्वेश्चन है उनको पहले करना है। जाति शेर के मुंह में नहीं जाना कि मुझे काटो। ठीक है, गॉट इट सर। चलो सर अब आ जाओ फटाफट क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, जहां ये लोग अच्छा काम करते हैं इनको प्रेज भी करना चाहिए, तो आईसीआई को प्रेज है फॉर गिविंग दिस अमेजिंग क्वेश्चन। चलो आ जाओ, देखो क्या कहता है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। एक्सप्लेन हाउ विल यू क्लासिफाई एंड डील विद दीज सब्सिक्वेंट इवेंट। सर ये कौन से ऐसे का क्वेश्चन है, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट आता है ना, 5। हाँ सर देखो क्या कहता है, XYZ Limited finalized its financial statement for year ended 31st March 25। फोटो बनाओ जल्दी से क्वेश्चन की, तू बना मेरी फोटो 31st मार्च 25। ये है हमारे डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट इज इन प्रोग्रेस एंड ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव द रिपोर्ट इन जुलाई 25। ऑडिट रिपोर्ट कब आएगी सर, जुलाई 25 में हमारी ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, on 10th April 2025 a major debtor of the company was declared insolvent and company realized that amount due from this debtor as on 31st March was not recoverable। मुझे एक बात बताओ, सुनो ना, मैंने यहां पे डेटर का 31st मार्च को एक प्रोविजन बना रखा है, बना रखा है नहीं बना रखा, बना रखा है सर। अब सर मुझे पता चलता है कि 10th ऑफ अप्रैल 2025 को ये जो डेटर है ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ डेटर फॉर विच प्रोविजन वाज क्रिएटेड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये क्या है, ये आपका एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशंस ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, तो इसका एडजस्टमेंट चाहिए अपने को। ठीक है सर,
आ जाओ दूसरा इवेंट, इन द मंथ ऑफ मई 2025। अब सर एक और इवेंट है मई 25 का। मैनेजमेंट ऑल्सो इनिशिएटेड अ डिस्कशन ऑफ पॉसिबल मर्जर विद अनदर कंपनी। इन्होंने सोचा हम यहां पे मर्जर करेंगे। वाओ। अब सर अगर मर्जर हो रहा है तो क्या मर्जर की कोई कंडीशन यहां पे है? नहीं। बट एक बात बताओ, क्या मर्जर के बारे में शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए? आंसर इज यस। तो अगर ये मर्जर हो रहा है, इट इज अ इवेंट विच इज गिविंग एविडेंस ऑफ कंडीशंस आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद हुई। तो अगर बाद में हुई है तो इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट सर इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने बोर्ड नोट्स पे देखो, मैंने आपको यही बात सिखाई थी, हमें देखना है कौन से इवेंट होते हैं विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द कंडीशन। दो तरह की कंडीशन, विच एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर विच अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एग्जिस्टिंग है तो आपको इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बट अगर आफ्टर द डेट है तो आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट इसको रिवाइज कर लो। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इन्होंने अपने क्वेश्चन में चुरा लिया, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द रिकवरेबिलिटी ऑफ मनी ड्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो एग्जाम्पल इन्होंने एमटीपी में दिया है, हो सकता है ये एग्जाम्पल एग्जाम में दे दे। सो सेटलिंग अ लीगल क्लेम आउटसाइड द कोर्ट एट रिड्यूस्ड अमाउंट, जिसका प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मान लो आपने प्रोविजन 5 लाख का बना रखा है, बट आपने एक्चुअल पेमेंट 3 लाख की करी एज अ सब्सिक्वेंट इवेंट, तो अगेन आप इसको एडजस्ट करोगे। सर डिस्क्लोजर वाले भी एग्जाम्पल बता दो। 3 एग्जाम्पल शुभम सर ने सिखाए थे, या तो कुछ नया आया, या कुछ गया, या फिर 2 कंपनियां मिल गई। कम ऑन, कुछ नया, कुछ गया या मिल गई। सर ये नया गया मिल गई क्या है? नया का मतलब है न्यू शेयर कैपिटल, मिल गई यानी 2 कंपनीज का मर्जर हो गया, गया यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। ये तीनों के तीनों आपके नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। ठीक है, अब आ जाओ आईसीआई का आंसर पढ़ाता हूं, कैसे आपने आंसर फ्रेम करना है। सबसे पहले आप लिखोगे थ्योरी। अब थ्योरी में आपने इसी के बारे में लिखना है, सारे बच्चे रीड करो इसमें मेरे साथ। एज पर ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, आपके 2 तरह के इवेंट्स हो सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये कौन से 2 इवेंट्स हैं? पहले वाले विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस, कौन सी? विच एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दूसरी विच अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको एज अ ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा? एविडेंस कि जो भी इवेंट्स हैं which require adjustment or disclosure, these events have been identified. सर अगर मेरे प्रीवियस प्रोसीजर से मुझे सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन मिल गए तो कोई ज़रूरत नहीं है एडिशनल प्रोसीजर्स करने की। क्या ये थ्योरी हमको पहले से आती थी? आती थी सर। अब फैक्ट्स एंड एनालिसिस कहता है कि ये जो डेटर वाला इवेंट हुआ है, इट अफेक्ट्स द रिकवरेबिलिटी ऑफ डेटर, सो इट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। जो आप मर्जर कर रहे हो, दिस इज रिलेटेड टू कंडीशंस विच अरोज after the date of financial statement, so it should be disclosed. So auditor should ensure the proper adjustment and disclosure of the events. Clear है? पक्का? डन डना डन 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 सर। तो कुछ नहीं करना, पहले थ्योरी लिखनी है 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। कई बच्चों को तो लग रहा होगा सर बैठे बैठे अकाउंट्स रिवाइज हो गया, AS4 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, वही तो 2 इवेंट्स की यहाँ पे बात करी। हाँ सर। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, हम एक ऑडिटर है, हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू गेट द एविडेंस कि सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है सर। एंड देन फैक्ट्स एंड एनालिसिस, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से बता दो, इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, और हमें एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर देखना है। क्लियर है? क्लियर है सर। ये इजी क्वेश्चन था। हाँ, दिस वाज अ इजी पीजी क्वेश्चन। अब सर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये आपका एकदम कैसे कह सकते हैं ना, लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, इट इज अ वेरी लल्लू क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट की रिक्वायरमेंट पढ़ो। कहता है ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है फॉर सच डेफिशिएंसी, एंड ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG एंड मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें खास मसाला नहीं है, सिंपल सी बात है। आ जाओ कवर करते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, ऐसे 265 क्या कहते हैं? कम्युनिकेटिंग द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट TCWG। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो इसको अलग से याद मत करने बैठ जाना। जो ऐसे का नाम है वही आपका ऑब्जेक्टिव है। तो ये कहता है कम्युनिकेट टू TCWG एंड मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, क्या आप इस स्टैंडर्ड में सिर्फ डेफिशिएंसी बताते हो
या कोई और डेफिशिएंसी भी बताते हो? सर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज भी बताते हैं। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी का मतलब शुभम सर ने क्या सिखाया था? सर ये वो डेफिशिएंसी हैं जो ऑडिटर की जजमेंट में सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए। सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे क्या कहता है, ऑडिटर यूजेस द प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी है जो सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट है, जिसपे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का आपको इंटरेस्ट चाहिए। तो दो बातें आपने बतानी है। हम यहां पे कौन सी डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करते हैं? एक तो नॉर्मल वाली डेफिशिएंसी और एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज विच आर सफिशिएंटली इंपॉर्टेंट टू मेरिट द अटेंशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। बात समझ में आई? दो डेफिशिएंसी हमको बतानी है। इसके बाद सर ये क्या लिखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी? तो एक बार फटाफट ये चार्ट देखो, मैंने क्लास में बनवाया था, यही आपने यहां पे फॉलो करना है। देखो क्या कहता है, जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं तो हमको गलती मिलती है। सर इस गलती को क्या कहते हैं? हम इसको प्यार से या तो डेविएशन कहते हैं या डेफिशिएंसी। तो आप देखो टीओसी करके क्या आपको एक या उससे ज्यादा डेफिशिएंसी मिली? अगर मिली तो मैनेजमेंट को बता दो, चाहे वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, चुपचाप मैनेजमेंट को बता दो, ठीक है सर। उसके बाद अगर आपको लगता है या तो इंडिविजुअली या कंबाइंड वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो इसके बारे में आपको टीसीडब्ल्यूजी को भी बताना है। फ्लो समझ में आया? हाँ सर। सबसे पहले देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके क्या आपको डेफिशिएंसी मिली? अगर मिली तो मैनेजमेंट को बताओ। फिर अगर आपको लगता है कि वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंडिविजुअली और इन कंबाइंड, देन यू शुड कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी। यही बात इन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है। सारे बच्चे मेरे साथ रीड करो, देखो क्या कहता है। एवरीवन रीड विद मी। डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, क्या आपको वन और मोर डेफिशिएंसी मिली, आइडेंटिफाई हुई? अगर आइडेंटिफाई हुई तो चेक करो वेदर दे आर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ठीक है सर। फिर कहता है कम्युनिकेट इन राइटिंग, आपने इन राइटिंग बतानी है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑन अ टाइमली बेसिस टू टीसीडब्ल्यूजी। अब सर इन राइटिंग हमें क्या बताना है? तीन बातें यहां पे बतानी है। एक तो डेफिशिएंसी की डिस्क्रिप्शन, उसका पोटेंशियल इफेक्ट एंड साथ ही साथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ताकि सामने वाला समझ सके कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। क्या ये तीन बातें समझ आई? हाँ सर। सबसे पहले डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी, फिर उसका पोटेंशियल इफेक्ट। सर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है? अगर ये लोग इन्वेंट्री काउंट नहीं कर रहे तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इन्वेंट्री के लॉसेस होंगे। ओ, तो आपको डिस्क्राइब भी करनी है, पोटेंशियल इफेक्ट भी बताना है, साथ ही साथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देनी है कि आप उनको बता सको कि हमारा काम होता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम यहाँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने नहीं आए हैं। जो डेफिशिएंसी हमको लगी ज़रूरी थी वो तुमको बताई है। वो याद है उसमें 2-3 पॉइंट्स हम कवर करते थे। हाँ, तो एक बार 265 से वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना। अभी के लिए बस इतना समझ लो, डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ताकि वो आपको लाइटली ना ले, एंड साथ ही साथ कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन बता देना। प्लीज टेल मी, इज क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन एवरीवन, डन 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 डन। स्प्राइट क्लियर है बॉस? बहुत बढ़िया, शानदार। अब सर क्वेश्चन नंबर 9 अपन करते हैं, ठीक है? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर्स अप्रोच इन द अबव केस रिप्रेजेंट्स यूज ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। एक बार एनालिटिकल प्रोसीजर्स को रिवाइज करें साथ में। हाँ सर, आ जाओ। देखो एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या मतलब था, इसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन करी थी कि हम इन प्रोसीजर्स में इवेलुएट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। सर कैसे इवेलुएट करते हैं? जैसा नाम वैसा काम, थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप्स अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करनी है, टोटल वेजेस, तो मैं क्या एनालाइज करूंगा? वेज पर वर्कर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। अब सर जिसमें भी रुपीज आता है ना, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, यानी वेज पर वर्कर इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड जो नंबर ऑफ वर्कर्स है दैट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो वापस एक बार डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशन। कौन सा डेटा? दोनों, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा। क्या ये गेम समझ आई? वापस क्या एनालिटिकल प्रोसीजर? इट इज अ प्रोसीजर टू इवेल्युएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे? थ्रू एनालिसिस
ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, प्लॉजिबल यानी लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब सर जब आपने एनालिसिस किया और आपको कोई गड़बड़ मिली तो क्या गड़बड़ को इन्वेस्टिगेट करना भी एनालिटिकल प्रोसीजर का काम है? आंसर इज यस। अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स का काम है। तो ये कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस। अगर कोई फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई हुई उसको इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप मिलती है उसको इन्वेस्टिगेट करो। या फिर आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, जो आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप करी और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट आ रही है, इनके बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो उसको भी आपने इन्वेस्टिगेट करना है। मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का नाम क्या है यूएसए में? एफडीआई। तो आपने भी इन्वेस्टिगेट करना है एफडीआई। एफडीआई का क्या मतलब है? सबसे पहले एफ का मतलब है फ्लक्चुएशंस, जो भी फ्लक्चुएशंस हैं उनको आप इन्वेस्टिगेट करो। डी का क्या मतलब है? डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इसको इन्वेस्टिगेट करो। एंड आई का मतलब है इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स। आपने इन तीनों चीजों को इन्वेस्टिगेट करना है। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए? आए सर। एंड लास्ट में मैंने, याद है आपको, एक एग्जांपल पढ़ाया था योयो होटल्स का। ठीक है, योयो होटल्स का क्या गेम था सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो रेवेन्यू आ रहा था ना, हमें उसको एस्टिमेट करना था कि क्या रेवेन्यू होना चाहिए। तो आपने मुझे बताया योयो होटल में है 100 रूम, ठीक है सर, रेंट पर डे है 1000 रुपए, साल में कितने दिन ये होटल चलता है? 200 दिन चलता है, और इसका ऑक्यूपेंसी रेट है 80%। तो मैंने आपको कहा था इसका रेवेन्यू एस्टिमेट करो, कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के इसका रेवेन्यू एस्टिमेट करो। तो आपने बोला था 1.6 करोड़, कि कहीं ना कहीं हम इसका 1.6 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। अब सर जब आपने एस्टिमेट किया रेवेन्यू, तो क्या टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? तो मैंने आपको बोला था कि सर अगर हम थोड़े बहुत भी डॉक्यूमेंट्स देख लें, लिटल 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 डॉक्यूमेंट्स भी देख लें तो काम चल जाएगा। तो मुझे बताओ टेस्ट ऑफ डिटेल शुड बी मोर और लेस? हाउ शुड वी डील विद दिस थिंग? क्विकली इन द चैट बॉक्स। कह रहे ये एग्जाम्पल आईसीएआई ने क्वेश्चन में भी उठाया, तभी तो मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं ना दोस्त। द आंसर इज इवन लेस टेस्ट ऑफ डिटेल्स विल वर्क। कहीं ना कहीं अगर हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स कम भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर से हमें यहाँ पे कंफर्ट आ सकता है। डील डन। ये कौन लिख रहा है नालायक? मोर। मोर क्यों करोगे? जब तुमको एनालिसिस से कंफर्ट आ गया तो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स देख लो ना, फिर मोर क्यों करना है? जब तुमको मोर ही करना था तो एनालिटिकल करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम जब पास हुए फाउंडेशन का रिजल्ट ज्यादा था क्या? ठीक है बदमाश, सॉरी बोलो जल्दी से चैट बॉक्स में। ठीक है, लेस करेंगे। वेरी गुड भाई, थोड़ा ध्यान दो प्लीज। अब सर जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो आंसर क्या कहता है फटाफट। एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर्स अप्रोच, explain how the auditor's approach in the above case represents a substantive analytical procedure। अच्छा पहले बता दूं, एनालिटिकल प्रोसीजर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वाले एमटीपी में भी एनालिटिकल प्रोसीजर है, अगले वाले एमटीपी में भी है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है सर। जल्दी से देखो क्या कहता है। वंडर होम्स प्राइवेट लिमिटेड ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग divided into several apartments rented out. During the audit, auditor decides to apply substantive analytical procedure to verify rental income instead of doing the detailed checking। कहता है हमने रेंट एग्रीमेंट्स को चेक नहीं किया, मतलब हमने टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा ना करके हमने एनालिटिकल प्रोसीजर किया। ऑडिटर ने प्रिडिक्ट करी टोटल रेंटल इनकम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अपार्टमेंट, रेंटल रेट एंड एवरेज वैकेंसी रेट। तो मुझे बताओ कैसे ये ऑडिटर की अप्रोच एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है? सर कॉन्सेप्ट आपको आता है, बट इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है ना, ये समझना जरूरी है। अब आपने इसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो सिंपल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में चलना। आपसे पूछा गया कि जो काम इसने किया बताओ कैसे ये एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर है। सो दोस्त पहले तो बताओ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है? तो आप सबसे पहले लिखो, जब आप एक एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करते हो एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो उसको कहते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्टेप कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है? तो ये तो अभी शुभम सर ने आपको रिवाइज कराया। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ द प्लॉजिबल रिलेशन अमंग बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा। अच्छा क्या सिर्फ एनालिसिस करना होता है या इन्वेस्टिगेशन भी? सर इन्वेस्टिगेशन भी। याद है एफडीआई वाले पॉइंट बताए थे? हाँ सर।
तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एफडीआई, एफडीआई का मतलब है फ्लक्चुएशंस, डी का मतलब है डिफरेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, एंड आई का मतलब सिखाया था इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स। तो हमें एफडीआई को इन्वेस्टिगेट भी करना है। वाओ सर, यहां आपकी ये थ्योरी कंप्लीट हुई। अब सर आप मुझे बताओ, जब मैंने यहां पे टोटल रेंटल इनकम प्रिडिक्ट करी, ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या लिए, नंबर ऑफ अपार्टमेंट, मंथली रेंटल रेट और एवरेज वैकेंसी रेट। इसमें से नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? सर नॉन फाइनेंशियल का मतलब है जिसमें रुपीज नहीं आता। क्या मैं बोल दूं नंबर ऑफ अपार्टमेंट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यस सर। क्या मैं बोल दूं वैकेंसी रेट इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यस सर। तो यही आपको एनालाइज करके बताना है कि हम यहां पे एस्टिमेट कर रहे हैं टोटल रेंटल इनकम बाय एनालाइजिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स। एक तो ना रेंटल रेट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्होंने गलत लिखा है, ठीक है। वैकेंसी रेट एंड कंपेयरिंग विद द रेंटल इनकम रिकॉर्डेड इन बुक्स, there is a logical relation between the rental income and the property details which is the non financial information। अब अगर कोई significant difference आएगा जो rental income आपने estimate करी है और actual में, तो हम उसको investigate भी करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो आपकी definition है ना उसको बस क्वेश्चन से लिंक करके आपने यहाँ पे लिखना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या हो गई? बोलो बोलो बोलो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई टोटल रेंटल इनकम। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई जिसमें रुपीज नहीं आता। क्या क्या पॉइंट्स थे जल्दी से बताना सर। जिनमें रुपीज नहीं आता वो है हमारे नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, मंथली रेंटल रेट, नहीं ये नहीं है, एवरेज वैकेंसी रेट, इनको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसके एनालिसिस के थ्रू वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द रेंट। फिर साथ ही साथ अगर हमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेंगे तो हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। तो ये हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया। क्या ये मीठी मीठी बात समझ में आई? आई सर। इसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो क्या कहता है। स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्लीकेबल। ये आंसर वही दे सकता है जिसने मेरे साथ एक टॉपिक किया था जिसका नाम था सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। मुझे बताओ सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में एनालिटिकल प्रोसीजर कब ज्यादा सूटेबल होते हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, चैट बॉक्स में जवाब देना, ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर सूटेबल व्हेन द ट्रांजैक्शंस आर मोर प्रिडिक्टेबल या लेस प्रिडिक्टेबल। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, मोर प्रिडिक्टेबल या लेस प्रिडिक्टेबल। देखते हैं कौन जवाब देता है सही। वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया। अब ये लाइन पढ़ो, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस वेयर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्लीकेबल। लाइन देखना, मोर एप्लीकेबल। अब सेम लाइन अपनी बुक में देखो, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या गिवन केस में जो रेंटल रेवेन्यू है क्या वो प्रिडिक्टेबल है? आंसर इज यस। क्या रेंटल की जो इनकम है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द ईयर? आंसर इज यस। तो जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है थ्रू आउट द ईयर, जब इट इज प्रिडिक्टेबल टुवर्ड्स अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं इस केस में एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर सकते हो। तो यही पॉइंट जो हमने सूटेबिलिटी में पढ़ा था ना, इसी चीज को आईसीएआई ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ के पूछा है। अब सर इस क्वेश्चन को आपने अब मेरे साथ कर लिया ना, आपके अंदर इम्यूनिटी आ गई। आपके अंदर अब इम्यूनिटी आ गई कि इस तरह की चीज को कैसे डील करना है। राइट राइट सर। अच्छा, क्या मैंने आपको ये रेंटल इनकम वाली चीज भी एग्जांपल में ऑलरेडी क्लास में कवर करा रखी थी? एक बार देखो जल्दी से, कि कहीं ना कहीं अगर हम टोटल रेंटल इनकम को प्रिडिक्ट करते हैं कंसीडरिंग द रेंटल रेट, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, वैकेंसी रेट, तो आपको एक अच्छा परसुएसिव एविडेंस मिल जाएगा। तो फर्दर वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा था क्या? हाँ सर। तभी कहता हूं रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको अच्छे से समझ के चलो, ताकि इस तरह के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है,
वेरी गुड वेदिका। तो दोस्तों अगर आप इसका आईसीए का आंसर देखो तो बड़ा सिंपल आंसर है। देखो क्या कहता है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर ऐसा प्रिडिक्टेबल क्यों? क्योंकि रेंटल इनकम विल रिमेन कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी है। अब जो बातें क्वेश्चन में लिखी थी ना वही आप लिख दो कि वी आर प्रिडिक्टिंग द टोटल रेंटल इनकम कंसिडरिंग द अपार्टमेंट्स, रेंटल रेट, नंबर ऑफ अपार्टमेंट, वैकेंसी रेट, सो इट विल प्रोवाइड अ मोर परसुएसिव एविडेंस। अगर परसुएसिव एविडेंस मिल गया तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स फिर आप कम भी करोगे तो काम चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो लॉजिकल फ्रेमवर्क है उसी को फॉलो करके चलो, आराम से यू आर एबल टू डील विद इट। इसको आप स्टार मार्क भी कर सकते हो फॉर योर फर्दर रिविजन। अब सर क्वेश्चन नंबर 9 इज डन 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 डन। अब मेरा फेवरेट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ बैंक ऑडिट। पहले मुझे एक बात बताना, रेडी लिखने से पहले, क्या ये क्वेश्चंस करके एक फील आ रही है कि नहीं? क्या ऐसा लग रहा है कि नहीं कि कुछ आज नया सीख रहे हैं, कुछ आज नया मजेदार पता चल रहा है कि सर अब थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना है? जल्दी से बताओ। क्या क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल बेटर हो रही है क्या? वेरी गुड, शाबाश। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊं बैंक ऑडिट का। हाँ सर, देखो कहाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्लीज़ बोर्ड पे फोकस करना। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, अकाउंट्स विद इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब ये इरोजन का क्या मतलब था? मैं बोलता था बचपन में, साइंस की टीचर सिखाती थी, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी जो सॉइल की क्वालिटी है वो गिर गई, जो लैंड की क्वालिटी है वो गिर गई। तो अगर सिक्योरिटी की वैल्यू में इरोजन है मतलब सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई, ठीक है सर। अब ये इरोजन के 2 केसेस मैंने आपको सिखाए थे कि अगर सर सिक्योरिटी की जो रियलाइजेबल वैल्यू है इट इज लेस देन 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू बाय आरबीआई और बैंक, यानी पिछली बार जो वैल्यू असेस की थी उसके कंपैरिजन में आज की जो वैल्यू है 50% से भी कम हो चुकी है, आधी से भी कम हो गई है, तो सर इसको आप सीधा सीधा डाउटफुल की कैटेगरी में पटक दो। डाउटफुल की कैटेगरी में पटक दो, यानी अब ये टाइम पास मत करना, पहले स्टैंडर्ड फिर सब स्टैंडर्ड फिर डाउटफुल, स्टैंडर्ड से सीधा डाउटफुल, ठीक है सर। इसके अलावा कहता है अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन बोरोअर अकाउंट, मतलब बोरोअर के अकाउंट में जितना बैलेंस है उसके कंपैरिजन में 10% से भी कम सिक्योरिटी की वैल्यू हो गई है, तो सर क्या मैं बोल दूं इट इज एज गुड एज सिक्योरिटी? है ही नहीं। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 10% भी नहीं है आउटस्टैंडिंग बैलेंस का तो इट इज एज गुड एज सिक्योरिटी नहीं है। हाँ सर, तो इसको आप ऐसा मान लो पैसा गया, आपका पैसा गया, इसको आप लॉस एसेट मानोगे, यानी आप इसको या तो राइट ऑफ करो या इस पे 100% प्रोविजन बनाओ। अब आ जाओ सर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, लेट्स सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन से। एज एन ऑडिटर हाउ विल द टू अकाउंट्स बी क्लासिफाइड एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन? आपको इनकी क्लासिफिकेशन बतानी है एंड इनका प्रोविजन भी बता दो क्या बनेगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ सेतु बैंक लिमिटेड द ऑडिटर रिव्यूज द लोन पोर्टफोलियो एंड कम्स अक्रॉस द अकाउंट ऑफ मैसर्स नीम ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 10 करोड़। ये नीम ट्री को मैं पीला रख रहा हूं, ठीक है, ठीक है सर। लेटेस्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी अवेलेबल इज ओनली 80 लैक्स। पिछली बार इसकी वैल्यू थी 6 करोड़। मुझे बताओ पिछली बार 6 करोड़ थी, इस बार 80 लैक्स, क्या ये लेस देन 50% हो गई है ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू? अरे 50% कितना होता है 6 करोड़ का? सर 50% 3 करोड़ होता है, और ये 80 लाख रह गई है, तो ये तो लेस देन 50% है। यानी बाबा इस केस में तो आपको डायरेक्टली इसको डाउटफुल की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, ठीक है सर। एडिशनली इन अनदर बोरोअर अकाउंट मैसर्स गायत्री, यहां आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 5 करोड़, सिक्योरिटी की वैल्यू है 40 लाख, 5 करोड़ का 10% कितना होता है? 50 लाख। यानी सर ये जो सिक्योरिटी की वैल्यू है इट इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यानी इट इज एज गुड एज सिक्योरिटी, है ही नहीं। अब अगर सिक्योरिटी नहीं है तो इसको हम लॉस एसेट मानेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले तो इसको लॉस एसेट में पटक दो, ठीक है सर, एंड इसके ऊपर आप 100% प्रोविजन बनाओ।
या आप इसको राइट ऑफ कर दो, या आप इसको राइट ऑफ कर दो। तो पहले आपने थ्योरी लिखनी है, जो थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है सर। एंड इसके बाद आपने फैक्ट्स के साथ एनालिसिस करके बोलना है। पहले केस में आप इसको डाउटफुल में डालो, एंड जो प्रोविजनिंग डाउटफुल के हिसाब से होती है वो करना। एंड दूसरे केस में हम इसको लॉस एसेट मानेंगे, या तो राइट ऑफ करेंगे या इसको फुली प्रोवाइड करके चलेंगे, ठीक है, ठीक है सर। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज डन डनाडन डन। वेरी गुड। अब सर क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, और क्वेश्चन 10 करके एक चीज रियलाइज होएगी, बैंक ऑडिट मजेदार है। बैंक ऑडिट इज वेरी स्कोरिंग। अगर आपको प्रोविजंस अच्छे से पता है ना, यू कैन इजीली स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन बैंक ऑडिट। अब सर क्वेश्चन 11 जो है आपका गवर्नमेंट ऑडिट का क्वेश्चन है। क्या है सर इस क्वेश्चन में? जस्ट गिव मी अ मोमेंट ना, कितने क्वेश्चन बचे अपने पास? अच्छा 13 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन रह गए। अरे मुन्ना, 2 क्वेश्चन रह गए, साले क्वेश्चन हो गए। साले बच्चे अपने लिए ताली बजा लो। क्या कर रहे हो? वेरी वेरी गुड। सर आपने कहा इनमें इनकम रिकॉग्निशन लिखना है। अरे इनकम रिकॉग्निशन नहीं लिखना, वो आपसे पूछा है हाउ द अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफिकेशन पूछी है। सर यहां लिखा है इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। अरे बाबू, वो कह रहा है कि जो आरबीआई के नॉर्म्स है ना इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन वाले, हाँ, उन नॉर्म्स के हिसाब से बताओ क्लासिफिकेशन कैसे होनी है। अरे यार इसे क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा। हेलो बंसल इंग्लिश क्लासेस, हाँ यार, एक बच्चे को ना इंग्लिश नहीं पढ़नी आ रही, इसका भी एडमिशन करा दो ना जल्दी से, ठीक है, फटाफट इसका एडमिशन कर दो इंग्लिश। हाँ पहले इंग्लिश सीखेगा फिर ऑडिट सीखेगा, ठीक है, ओके। चलो मेरे को कमीशन दे देना इंग्लिश की, चलो डन। अरे भाई साहब, हरिओम, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो, ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो मैं ऐसा पता है इसलिए बोलता हूँ ताकि कल को आपको ऐसा ना लगे ऑडिट टफ है, ठीक है, ऑडिट इजी है, इंग्लिश टफ है, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ। अब सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? इतना गंदा सा क्वेश्चन है, एक तो पहले देख के ही मन नहीं कर रहा, छी कैसा इतना मोटा मोटा बड़ा ऐसा हट्टा कट्टा क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है चीज सैंडविच खा के बैठा है। आ जाओ सारे बच्चे मेरे साथ। 21 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे हैं, बात तो सही है। अब देखो क्या कहता है, ये ना लॉ का क्वेश्चन है यार, दिक्कत क्या है ना, ये पूरा का पूरा लॉ का क्वेश्चन है। और चलो समझाता हूं तुमको। कहता है बेस्ड ऑन द अबव एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ सीएनएजी। सर किसको लेके पावर? सीएनएजी इन रिलेशन टू टेस्ट ऑडिट। अच्छा एक बात समझना, गवर्नमेंट ऑडिट एमसीक्यू में था, हाँ सर एमसीक्यू में था, यहां पे भी आ गया, तो गवर्नमेंट ऑडिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। पावर्स ऑफ सीएनएजी इन रिलेशन टू टेस्ट ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन ऑन द सीएनएजी कमेंट। क्या हमको एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएनएजी के कोई कमेंट पे एक्सप्लेनेशन देनी? अब ये क्वेश्चन क्या कहते हैं देखो फटाफट। एबीसी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है सर, इसका स्टैट्यूटरी ऑडिट किसने किया? ऐसे ऑडिटर ने किया जिसको सीएनएजी ने अपॉइंट कर रखा है। ये बात आपने लॉ में भी सीखी है। ड्यूरिंग द ऑडिट सीएनएजी को लगा कि भाई इसका टेस्ट ऑडिट होना चाहिए, तो इसने कुछ डायरेक्शन दिए टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। जैसे ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंप्लीट हुआ, ऑडिटर ने सबमिट करी अपनी कॉपी टू सीएनएजी, हु देन एडिड सर्टेन कमेंट्स एंड सप्लीमेंट्री ऑब्जर्वेशन। Board of Director then decided not to provide any explanation or reply to the comments made by CNAG। अब आपको बताना है क्या CNAG टेस्ट ऑडिट करा सकता है? आंसर इज यस, करा सकता है, ठीक है, ये तो हमको ऑलरेडी आता है। अब क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसकी कमेंट्स पे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है या नहीं, ये बात मैं आपको अभी सिखाता हूँ। सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करना। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 11। कुछ प्रोविजंस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे फोकस करना, ठीक है सर। सबसे पहले कंपनीज एक्ट जो है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, इसमें सर 2 सेक्शन आते हैं जितना मुझे आइडिया है, 139 सबसेक्शन 5 और 139 सबसेक्शन 7। सर ये किसकी बात करते हैं? ये बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। जब भी कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका ऑडिटर अपॉइंट होगा। अब सर ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? दिस इज टेकन केयर बाय सीएनएजी। जो सीएनएजी होता है वो ऑडिटर अपॉइंट करता है, ठीक है सर। अब सर जो भी ऑडिटर अपॉइंट होता है इसके ऊपर 3 सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाते हैं यहाँ पे, 143 सबसेक्शन 5, 143 सबसेक्शन 6 और 143 सबसेक्शन 7। 5 में ये बोलता है कि जो सीएनएजी है ही कैन गिव द डायरेक्शन टू द ऑडिटर, एंड जो फिर ऑडिटर है
वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3 चीजें लिखेगा, क्या क्या डायरेक्शंस मिले, उन डायरेक्शन पे उसने क्या एक्शन लिए, और उस एक्शन का क्या इंपैक्ट है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, लॉ रिवाइज करा रहा हूं, सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करना। ठीक है सर। इसके बाद 143(6) में ये बोलता है कि अगर ये सीएनएजी ऑडिट रिपोर्ट से खुश नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी का सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है। कितने टाइम में? 6 फॉर 60 डेज में, 60 डेज में सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है, प्लस इस रिपोर्ट पे कमेंट भी कर सकता है। ठीक है सर। एंड 143(7) कहता है कि आप यहां पे कहीं ना कहीं टेस्ट ऑडिट भी करा सकते हो। अब सर ये टेस्ट ऑडिट में क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, बस यहां लिखा होता है कि जो सेक्शन 19A में लिखा होगा, कौन सा एक्ट? C&AG DPCS एक्ट 1971, वो आपने फॉलो करना है। अब सवाल आता है डीपीसीएस क्या है? डीपीसीएस का मतलब है सीएनएजी की ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। ठीक है, ये बातें अभी तक आपने लॉ में सीखी है। एक बार आ जाओ वापस रिवाइज करते हैं, रिवीजन के अंदर रिवीजन। कंपनीज एक्ट कहता है कि जो भी 139(5) है, 139(7), यहां पे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जो कौन कराते हैं? सीएनएजी। अब जब ऑडिटर आता है तो उसके ऑडिट में 3 सेक्शंस यहां पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। 143 सबसेक्शन 5 जो रोहित शेट्टी वाला सेक्शन है, रोहित शेट्टी यानी डायरेक्टर, सीएनएजी डायरेक्ट करेगा ऑडिटर को, और फिर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3 चीजें लिखेगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन पे एक्शन, एक्शन का इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। सीएनएजी अगर इस रिपोर्ट से खुश नहीं है तो 143(6) में वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है 60 डेज के अंदर अंदर, और उस पर कमेंट भी कर सकता है। 143(7) बात करता है टेस्ट ऑडिट की। अब इसमें क्या होता है ये हमको नहीं पता, बट कहां लिखा है ये पता है, सेक्शन 19A सीएनएजी डीपीसीएस एक्ट, ड्यूटीज, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। क्या ये बेसिक्स आप सबको आते हैं? हाँ सर, ये बेसिक्स हमको आते हैं। इसी के साथ आपने लॉ में एक सेक्शन और सीखा था, सेक्शन 134, जो शायद से बात करता है बोर्ड रिपोर्ट की। ठीक है सर। बोर्ड रिपोर्ट वाला सेक्शन कहता है कि अगर आपकी जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट है, अगर इसमें कोई भी रिजर्वेशन है, क्वालिफिकेशन है, या इसमें कोई भी एडवर्स रिमार्क है, इफ देर इज एनी एडवर्स रिमार्क, तो इसके ऊपर जो बोर्ड है इसको अपने कमेंट्स देने पड़ेंगे, ये इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऑडिटर ने कोई कमियां निकाली हैं, कोई गलतियां निकाली हैं, तो इन कमियों के ऊपर बोर्ड को अपने कमेंट्स देने पड़ेंगे, बोर्ड इग्नोर नहीं कर सकता। बट सर क्या सेक्शन 134 में ऐसा लिखा है क्या कि अगर सीएनएजी ने कोई कमेंट्स दिए, अगर सीएनएजी ने कोई कमेंट्स दिए तो क्या बोर्ड को इस पे भी कुछ रिप्लाई देना है? आंसर इज नो। इसके बारे में सेक्शन 134 में कुछ नहीं लिखा। उसमें बस इतना लिखा है कि ऑडिटर ने अगर कोई रिजर्वेशन दी, क्वालिफिकेशन दी, एडवर्स रिमार्क दिए तो बोर्ड को कमेंट करना पड़ेगा। बट सीएनएजी ने अगर कोई कमेंट दिए तो बोर्ड को कोई रिप्लाई देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। यही बात आईसीआई ने आपसे पूछी है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि यहां पे क्या हुआ। Board of directors of this company did not provide any explanation or reply to the comments made by CNAG। तो भाई जरूरत भी नहीं थी, कहीं ना कहीं जरूरत भी नहीं थी। तो अगर आप इसकी थ्योरी देखोगे तो कुछ नहीं लिखा, इन्होंने बस इतना लिखा है कि सीएनएजी जो है इसके पास पावर होती है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये टेस्ट ऑडिट करा सकता है किन कंपनीज का, जिनका ऑडिटर ये खुद ही अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 19 है सीएनएजी डीपीसीएस एक्ट 1971, तो वो टेस्ट ऑडिट पे लग जाएगा। साथ ही साथ ये डायरेक्ट भी कर सकता है ऑडिटर को कि उसको ऑडिट कैसे करना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है जिस भी बंदे को ये ऑथोराइज करेगा, और जिस बंदे को ऑथोराइज करेगा वो कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। अब ऑडिटर ने जब ऑडिट कर लिया तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीएनएजी को देगा। उसके बाद सीएनएजी के पास राइट है कमेंट करना और सप्लीमेंट करना। कुछ नहीं कर रखा इन लोगों ने, जो मैंने आपको प्रोविजंस बताए उसी का यहां पे इन्होंने अंग्रेजी में लिख रखा है। ठीक है सर। उसके बाद कहता है 134 में बोर्ड की ड्यूटी है टू गिव एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स ऑन द रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय ऑडिटर और या सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। बट सर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको सीएनएजी की बातों पे कमेंट करना है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट बाउंड टू गिव एनी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन टू द सीएनएजी कमेंट्स। क्या ये अजीब सा क्या ये अजीब सा लॉ वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्या इस चार्ट से सब क्लियर हो गया? फटाफट बता दो मित्रों, यस और नो। ठीक है, डायरेक्ट अगर थ्योरी पढ़ाता तो आधे बच्चे तो चक्कर खा के गिर जाते, फिर घर से कॉल आता
क्या पढ़ा दिया, हमारे बच्चे को चक्कर खा के गिर गया, अब मैं क्या करूं, आईसीए के काम है। कह रहे आईसीआई कह के लेता है भाई, मुझे नहीं पता कैसे करके करता है, मेरा काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना, सॉल्यूशन ढूंढना, मैं तुमको वो करके दे दिया। अपन कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना, एक बार, दो बार, तीन बार बस रीड कर लेना, नथिंग, आपकी लॉ की रिवीजन है। ठीक है, ठीक है सर। अब सर आखिरी में आता है क्वेश्चन नंबर 12, ये बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये क्या कहता है सर, आज एक बार रिवाइज करते हैं, समझते हैं। कहता है मैनेजमेंट कंटेंट्स, पूरी लाइन पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, इतना इसमें अपने को कुछ फायदा नहीं होगा, लास्ट लाइन पढ़ के देखो क्या कहता है। सन एंड मून क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्रेडिट, क्रेडिट यानी इनका काम क्या होगा, फाइनेंस रिलेटेड। इट इज़ अ लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इट एंगेजेस इन प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन्स टू द मेंबर, ये मेंबर्स को छोटे छोटे लोन देती है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर ऑब्जर्व दैट सोसाइटी ऑल्सो मेंटेन्स अ कैश बुक एंड लेजर, बट इसने कोई सेपरेट रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रखे फॉर लोन डिसबर्समेंट, रिकवरी ऑफ लोन्स, इसका भी कोई क्रेडिट वो मेंटेन नहीं है। मैनेजमेंट कंटेंट्स दैट सिंस दे मेंटेन द कैश बुक देयर इज नो नीड टू मेंटेन सब्सिडरी रिकॉर्ड्स। ठीक है, एज अ ऑडिटर एक्सप्लेन क्या सोसाइटी की प्रैक्टिस अप्रोप्रिएट है एंड व्हाट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन। अब सर अगर आप अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला चैप्टर खोलो, एक बार फटाफट खोलो, चैप्टर नंबर 17 था जितना मुझे आइडिया है, चैप्टर 17 था या 16 था, 16 था शायद से। ठीक है सर, 2 महीने पहले ही मैंने आपको पढ़ाया है। देखो ये क्या कहता है, सबसे पहले आ जाओ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही है। कहता है बुक्स अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैंने आपको एग्जांपल में भी यहाँ पे महाराष्ट्र लिया था कि फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे ना 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है। सबसे पहले तो आप पीएनएल की बात कर लो। पीएनएल किसकी बात करता है सर, इनकम रिसीव्ड, इनकम एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स आ गई। ठीक है सर, उसके अलावा गुड्स की भी बात कर लो, गुड्स आएंगी गुड्स जाएंगी, यानी सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो ये तो पीएनएल वाले पॉइंट हो गए कि पहले क्या हुआ, मनी रिसीव्ड मनी एक्सपेंडेड, गुड्स रिसीव्ड गुड्स एक्सपेंडेड, ठीक है, गुड्स आउटवर्ड परचेजेस, गुड सेल गुड परचेज, एंड लास्ट में आप बात करोगे बैलेंस शीट यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। क्या ये 3 पॉइंट्स तो बड़े इजी से थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के? हाँ सर। इसी के साथ ये कहता है कि कहीं ना जो आप कैश बुक बना रहे हो, इस कैश बुक की आपको सब्सिडरी बुक्स भी प्रिपेयर करनी पड़ सकती हैं। अब सर कैश बुक की सब्सिडरी बुक्स क्या क्या हो सकती हैं? तो सिंपल सी बात समझना, इसमें मैंने आपको बताया था कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस। कैश इनफ्लो कहां से होगा? सबसे पहले या तो आप कैश सेल करोगे, या आपने क्रेडिट सेल करी है तो डेटर से रिकवरी होगी, या आपने कोई लोन दे रखा है तो लोन की रिकवरी होगी, और सर अगर लोन आपने बाहर दिया तो लोन की डिसबर्समेंट होगी, उसमें आएगा आउटफ्लो, एंड लास्ट में आपका फेवरेट पॉइंट एनी अदर कॉलमनर सब्सिडरी। तो यही वाला जो टॉपिक है ना, जो आज तक इन्होंने नहीं पूछा था, ये इन्होंने अभी पूछा है। तो इसको अगेन स्टार मार्क कर लो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कैश बुक में कहां कहां से चीजें जाएंगी वो बताना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको ऑलरेडी पता है, पीएनएल और बैलेंस शीट। पीएनएल में क्या आता है जल्दी से बताओ? मनी रिसीव्ड मनी एक्सपेंडेड, गुड्स रिसीव्ड गुड्स आउटफ्लो, उसको क्या बोलते हैं? परचेज और सेल। हाँ सर। एंड बैलेंस शीट में आती है एसेट लाइबिलिटी। इजी है, इजी है सर। फिर उसके बाद कैश बुक में क्या आएगा? कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कहां से होता है? कैश सेल से। डेटर से रिकवरी होती है, लोन की रिकवरी होती है। क्वेश्चन में था ना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो लोन दिए हैं उनकी रिकवरी होगी। अब कैश आउटफ्लो क्या होगा? लोन डिसबर्समेंट और एनी अदर कॉलमनर सब्सिडरी। तो मैं बताऊं ना आपको, बाकी बच्चे क्या होगा ना, इतना बड़ा आंसर देख के ना घबरा जाएंगे। तुम बोलना मैं शुभम सर का स्टूडेंट हूं, मैंने तो फटाफट कर लिया। ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर? तो आपने यहाँ पे बस इतना ही लिखना है कि इनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा बस वो यहाँ पे आप मेंशन करके चलो। ठीक है, ठीक है सर। अब लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन 13। सर ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? आपका फेवरेट, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। एज द ऑडिटर, हाउ विल यू एनालाइज दीज एक्सपेंडिचर टू डिटरमाइन कि क्या इनको कैपिटलाइज करना है इन पीपी या रेवेन्यू में चार्ज करना है बेस्ड ऑन द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया। इसका नाम ऑडिट क्यों है? इसका नाम खिचड़ी क्यों नहीं है? अभी पहले हमसे लॉ रिवाइज करवाया, अब यहां पे अकाउंट्स आ गया। एक के भाई साहब
भाई ऑडिट कहाँ है सर? ऑडिट पहले हो गया, अब आ जाओ थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स और लॉ रिवाइज करते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या क्या चीजें रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया में आनी चाहिए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे, आ जाओ सारे बच्चे पढ़ेंगे। कहता है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड ऑडिटर ऑब्जर्व कंपनी ने कुछ खर्चे करे हैं इन रिलेशन टू द न्यू प्लांट। अब ये खर्चे क्या क्या है? साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, टेस्टिंग ऑफ मशीनरी बिफोर यूज, प्रोफेशनल फीस पेड टू द इंजीनियर, प्लस इन्होंने स्टाफ की ट्रेनिंग पे भी कुछ खर्चा किया है, एडवर्टाइजिंग पे भी खर्चा किया है। तो ये बोल रहा है बताओ क्या क्या आप कैपिटलाइज करोगे और क्या क्या आप एक्सपेंस ऑफ करोगे। तो AS10 की तुम्हारी रिवीजन होगी, ये तो तुमको लोगों को मेरे से बेहतर आता है, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, AS10 की थोड़ी थ्योरी लिख देना। थ्योरी का क्या मतलब है? हम एसेट कब रिकॉग्नाइज करते हैं सर? सबसे पहले इसमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स आते हैं। तो पहला क्राइटेरिया होता है देयर विल बी प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड साथ ही साथ इसकी जो कॉस्ट है आप इसको रिलायबली मेजर कर सकते हो। तो दो चीजें होती हैं, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अब सर ये तो हो गया रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। अब बात करते हैं मेजरमेंट प्रिंसिपल की। मेजरमेंट का मतलब है हमें पीपी रिकॉर्ड किस पे करना है। तो तीन चीजें हैं जिनको आपने कंसीडर करना होता है। एक तो परचेज प्राइस, दूसरा वो कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो कि इस एसेट को इस लोकेशन पे और कंडीशन में लाने के लिए एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गई एसेट को लाने की कॉस्ट। और सर एक होती है कॉस्ट एसेट को ले जाने की। ले जाने का क्या मतलब है? इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द डिसमेंटलिंग और रेस्टोरेशन कॉस्ट। अब मुझे बताओ कौन कौन सी कॉस्ट है जो हमारी आनी चाहिए। क्या मैं बोल दूं साइट प्रिपरेशन एसिड को लाने की कॉस्ट है? हाँ। इंस्टॉलेशन लाने की कॉस्ट है? हाँ। टेस्टिंग जो भी आपने करी, प्रोफेशनल फीस जो भी आपने पे करी, वो लाने की कॉस्ट है? हाँ। तो ये क्या है? ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इनको तो कैपिटलाइज कर दो। ठीक है सर। अब ये जो स्टाफ ट्रेनिंग है ये नहीं भी देते तो भी एसिड आ जाता? हाँ सर। एडवर्टाइजिंग नहीं भी करते तो भी एसिड आ जाता? हाँ सर। तो इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है और ये आपका आंसर डन 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 डन। ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑडिट। यहाँ पे हम ऑडिट भी रिवाइज करते हैं, FR भी, अकाउंट्स भी रिवाइज करते हैं और लॉ भी रिवाइज करते हैं। सो यहाँ आपका मैंने पूरा का पूरा क्या कह सकते हो आप, MTP, जितने भी नए क्वेश्चन थे, MCQs, केस सिनेरियो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, हंसते खेलते मजे मजे में एकदम प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स के साथ ऑल रिवीजन इज डन 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 डन। ठीक है, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। अगर सेशन वाज यूजफुल फॉर यू, मजा आया, डू गिव इट अ लाइक। ठीक है, एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। एंड मैं बस इतना ही कहूँगा, अगर यहाँ तक बने हुए हो तो एक बात तो पक्का है कि सर आप अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो, आपको अपने रिजल्ट्स की कदर है। और जिस बच्चे को अपने रिजल्ट्स की कदर होती है, उसको अपने रिजल्ट्स की वैल्यू होती है ना, भगवान हमेशा उसको बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। सो विश यू द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स। यूँ ही हंसते खेलते मज़े में पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जैसे आज के सेशन में भी आपने देखा होगा एक दो अजीब अजीब से क्वेश्चंस थे। ठीक है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा अपन ने किसी से लड़ाई नहीं की। मैंने आपको क्या कहा, ICI को बोलो इट्स ओके। पता है दिस इज व्हाट इज पॉजिटिविटी। आपको अपने अंदर भी ना, अब जब तक एग्जाम आ रहे हैं, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव रहोगे, आप पॉजिटिव सोचोगे, तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे एंड आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छे बच्चे बनो, अच्छे इंसान बनो, आपको हमेशा लाइफ में सब अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड यस, हम राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप गोइंग।